Hello guys, welcome to my channel part 6 Rebirth of Fire Girl. Chapter 39 तुमसे मुझे वो हर चीज़ चाहिए जो मेरी थी। कॉलेज के ऑडिटोरियम में जहाँ कुछ देर पहले काफ़ी सारे लोग थे, अब बस उनमें से कुछ ही लोग थे जो आहूजा फैमिली को काफ़ी अच्छे से जानते थे। हॉल में इस वक्त पूरी आहूजा फैमिली, मल्होत्रा फैमिली, ईशान एंड इरा के फ्रेंड्स और उनकी फैमिली, साथ ही निर्भय और अरण्य भी मौजूद थे। कॉलेज के प्रिंसिपल और सारे टीचर और प्रोफेसर भी थे, कुछ स्टूडेंट भी थे। सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था जो भी उन्होंने ने देखा था, तो कुछ यकीन करना ही नहीं चाहते थे। क्यारा सामने सोफा जो कुछ खास गेस्ट के लिए लाया गया था वहाँ बेहोश लेती थी। जब से उनसे वो वीडियो देखा था तभी से बेहोश थी। इरा अपनी मंडली के साथ एक गोल टेबल पर बैठी थी। सभी के हाथों में लॉलीपॉप थी जिसे वो सभी धीरे धीरे उसे खा रहे थे। ईशानी अपना लॉलीपॉप निकलते हुए थोड़ा तेज आवाज में कहती है, ओफो ये कब तक ड्रामा करेगी, मैं तो बोर हो गई। अरे अगर डॉक्टर नहीं आ रहे हैं तो एक ठंडा पानी मारो उसके मुंह पर, फिर देखना कैसे होश में आती है ये ड्रामा क्वीन। फिर थोड़ा धीरे से जिससे उसकी आवाज़ बस उसके फ्रेंड्स ही सुन सके बोलती है, मैं तो कहती हूँ अगर फिर भी होश ना आए तब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक शॉक वाला गन है उसका इस्तेमाल करेंगे। कहकर हंसने लगती है। इरा जो उसके बगल में बैठी थी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, तुम जरा मोना से दूर रहो ठीक है, उसका असर तुम पर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कोई कुछ कहता तभी सबको डॉक्टर आते दिखते हैं। डॉक्टर क्यारा को चेक कर एक इंजेक्शन देकर सबसे कहता है, लगता है किसी बात का बहुत गहरा सदमा लगा है इसलिए इनका माइंड काम नहीं कर रहा है, बट डोंट वरी मैंने मेडिसिन दे दी है, कुछ टाइम में होश आ जाएगा। इतना कह डॉक्टर चले जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सभी खामोश थे। जो कृष्णा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो वो आहूजा के सामने जाके कहती है, अब क्या बोलना चाहते हैं आप सब? याद है 2 साल पहले आप लोगों ने मेरी इरा के साथ कितना गलत किया था, और आज आपकी बेटी की असलियत सबके सामने आ गई है जिसमें उसके खुद काबूल किया है अपना गुनाह, लेकिन फिर भी आप में से किसी आवाज़ नहीं निकल रही है। इस वक्त कृष्णा काफ़ी गुस्से में थी। उसे वो पल याद आ रहा था कैसे इन्हीं लोगों ने उसकी इरा के साथ कितना मिसबिहेव किया था, उसके किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया था, और आज जब सच्चाई सामने आ गई है फिर भी सब अब तक चुप है। वही पूरी आहूजा फैमिली तो खुद शौक में थी। आखिर क्यारा की सच्चाई को एक्सेप्ट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। कृष आगे आते हुए कृष्णा से कहती है, प्लीज़ आप शांत हो जाए, क्यारा अभी बेहोश है, हम बस उसके होश में आने का वेट कर रहे हैं। उसके इतना कहते हैं किसी ने एक जग पानी क्यारा के चेहरे पर डाल किया था। सब देखते हैं क्यारा पर पानी किसी और ने नहीं, इरा ने ही डाली थी। सभी को अपनी तरफ देखता देख इरा अपनी लॉलीपॉप जिसे वो अब तक चूस रही थी उसे निकलते हुए कहती है, क्या हुआ? वो तो बस इशू ने बोला था न ठंडा पानी डालने के लिए जिससे इसे जल्दी होश आ जाए, बस मैं वही किया। सभी उसका एक्सप्लेनेशन सुन यही सोचते हैं, क्या ये कोई छोटी बच्ची है जो उसको जो बोला जाए करेगी, और जिसने ये आइडिया दिया था मतलब ईशानी तो बेचारी खुद हैरान थी। आखिर अभी कुछ देर पहले खुद उसे डांट रही थी, अभी खुद ने ही वही काम किया। लेकिन इरा के पानी डालने का असर सच में हो गया, क्योंकि क्यारा अपना सिर पकड़कर धीरे से सोफे से उठती है। मेरा सिर कहता हुए सामने देखती है। सबकी निगाहें खुद पर महसूस कर कंफ्यूज हो जाती है। तभी उसकी नज़र इरा पर पड़ती है जो उसे एक डेविल स्माइल दे रही थी। उसे देखते हुए थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालती है जिसे थोड़ी देर पहले हुई घटना उसे याद आ जाती है, जिसे याद कर एकदम से उसकी नज़र सबकी तरफ घूमती है। वो देख पा रही थी जहां सबकी आंखों में उसे खुद के लिए प्यार दिखता था, आज उसमें कई सवाल और शायद नफरत भी थी, जिसे देख वो अपनी आंखें बंद कर देती है। वो याद करती है कैसे जब उसकी परफॉर्मेंस होने वाली थी तभी इरा उसके पास जाती है और उसे कहती है कल जो उसने उसके साथ किया था वो आज उसे उसका रिवार्ड देने वाली है। और अभी जो स्माइल इरा के फेस पर थी सेम वही स्माइल तब भी उसके फेस पर थी, लेकिन उसे लेट हो रहा था इसलिए वो ज़्यादा ध्यान न देते हुए चली जाती है। अब वो सब कुछ समझ गई थी, आज जो भी उसके साथ हुआ ये सब इरा ने किया था। उसे इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था इरा पर। उसका तो मन कर रहा था अभी के अभी इरा का गला घोटकर मार दे, लेकिन फिलहाल वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि अभी ये सही वक्त नहीं था। फिलहाल उसे कुछ और करना है। क्यारा जिसने अपनी आंखें बंद कर ये सब सोच रही थी एकदम से आंखें खोलती है। ये इस वक्त उसकी आंखें बहुत लाल नजर आ रही थी, जैसे कि बड़ी मुश्किल से अपने आंखें से आंसू
रोक रही हो, फिर वो चलते हुए ठीक अपनी मोम यानी नूतन जी के पास जाती है और नीचे बैठ जाती है। नूतन जी के आंचल को पकड़कर रोते हुए कहती है, मोम क्या आपको भी उस वीडियो पर विश्वास है? मुझे नहीं पता क्यों कोई मुझे फंसना चाहता है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ मोम, मैं उस वीडियो में नहीं हूँ। किसी ने एडिट कर ये फेक वीडियो बनाया है। आपको पता है न, मैं किसी चिटी को भी नहीं मर सकती, फिर मैं किसी इंसान को कैसे मर सकती हूँ? आपने तो मुझे बचपन से पाला है, मुझे आपसे बेहतर कौन जान सकता है? मोम प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए। क्यारा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसे इस तरह देख एक पल के लिए हर इंसान सोच रहा था क्यारा सच कह रही है, और अगर वो लोग मान भी जाते, लेकिन हमारी इरा इस वक्त पूरी प्लानिंग के साथ आई थी और शायद उसे पहले से पता था क्यारा कुछ ऐसा ही करेगी। इरा अपने फ़ोन में कुछ करती है जिसके साथ ही वहाँ कुछ और वीडियो चलने लगती है। सभी का ध्यान एक बार फिर सामने चल रहे वीडियो पर जाता है जहाँ क्यारा किसी रूम में थी। उसने उस रूम में हर जगह पानी बिखेर रखा था। फिर एक इलेक्ट्रिक तार को नीचे पानी में डाल देती है, उसके बाद बाहर निकल उस तार से जुड़े स्विच को ऑन कर देती है, जिससे उसके इरादे साफ नजर आने लगते हैं कि वो जिसे भी इस रूम में बजने वाली थी उसे इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा मार दिया जाए या पैरालाइज कर दिया जाए। क्यारा उस रूम को देखते हुए खुद से कहती है, बस तुम्हारे आने की देर है इरा, उसके बाद तुम काफ़ी मेरे रास्ते में नहीं आओगी। बहुत शौक है न तुम्हें मेरे ईशान के साथ डांस करने का, अब देखती हूँ कैसे करती हो। ये वही टाइम था जब क्यारा ने धोखे से इरा को उस रूम में भेजा था, लेकिन भगवान का शुक्र था इरा ने जो कुछ टाइम से क्यारा के पीछे जो गार्ड लगाए थे उनके थ्रू उसे सब पता चल गया, वरना उसके साथ क्या होता ये सोचकर ही इरा घबरा गई थी। सब उस वीडियो को देख क्यारा द्वारा कही सारी बातें भूल कर उसे घिन और नफरत से देखने लगते हैं। क्यारा खड़ी हो कर रोते हुए सबसे कहती है, नहीं ये सब झूठ है, ये मैं नहीं हूँ, जरूर ये सब इरा ने किया है। वो मुझसे नफरत करती है, इसलिए मेरे खिलाफ ये झूठे वीडियो सबको दिखा रही है। तभी नूतन जी क्यारा को खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। क्यारा अपने गालों पर हाथ रख अविश्वास से नूतन जी को देखती है। आज पहली पर उन्होंने क्यारा को थप्पड़ मारा था। नूतन जी क्यारा के बाह को पकड़ गुस्से से कहती है, और कितना झूठ बोलोगी तुम? इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे गले में जो पेंडेंट है वो वही है जो हमने तुम्हें दिया था, जिसकी नकल कोई नहीं सकता, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हुआ वो तुम ही थी। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? क्या नहीं दिया मैंने? जो मांगा जब मांगा तब उसे मैंने वो चीज़ दी, लेकिन इस लड़की ने मेरे प्यार का भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया। कहते हुए नूतन जी लड़खड़ा जाती है। कबीर जो पास में ही खड़ा था वो जल्दी से नूतन जी को पकड़ लेता है। क्यारा आगे आते हुए नूतन जी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर उसे आना हाथ देख उसे रोक लेता है। फिर नूतन जी को पास के ही चेयर पर बिठा कर उन्हें पानी देता है। क्यारा देख रही थी कैसे आज कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है, कैसे सब बस उसे नफरत से देख रहे हैं। उसने अपनी इमेज जो बचपन से बना रखी थी आज सभी के सामने उसकी असलियत आ गई है। इरा क्यारा के पास जाती है और उससे से कहती है, मुझे बचपन से कभी ये समझ नहीं आया क्यों तुम मुझसे नफरत करती आई हो। जहाँ तक मुझे पता है मैंने कभी भी तुम्हें जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई है। आखिर तुम्हारी नफरत की क्या वजह है? मैं समझ नहीं पा रही थी। खैर अब मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि अब तुम न तो मेरी नज़रों के सामने रहोगी न ही मेरी लाइफ में। तो तुम की इतनी नफरत मेरे लिए अपने अंदर पल रखी है वो मुझे जानना नहीं है। क्यारा उसकी बात सुन रही लेकिन लास्ट में समझ नहीं पाए इरा कह क्या रही थी। जिसके चेहरे पर आए भाव देख इरा कहती है, लगता है तुम समझी नहीं, कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ। कुछ देर में ये पुलिस आएगी और तुम्हें एक मर्डर और एक एटम्प्ट मर्डर के केस में तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। क्यारा इरा की बात सुन शौक रह जाती है। वो जानती थी उसका गुनाह सबके सामने आ गया है, जिससे शायद वो बच ना पाए। वही बाकी के लोग जो अब तक क्यारा की असलियत को ही प्रोसेस कर रहे थे उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा क्यारा ने न सिर्फ किसी को टॉर्चर किया है बल्कि उसने तो किसी को जान से भी मार दिया है। क्यारा एकदम से पागलों जैसे बिहेव करने लगती है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं मैं जेल नहीं जा सकती, कोई मुझे जेल नहीं भेज सकता, मैं आहूजा खानदान की बड़ी बेटी हूँ, ऐसे कैसे कोई मुझे जेल भेज सकता? फिर इरा के पास जाते हुए कहती है, तुम पूछ रही थी न क्यों मैं तुम्हें इतनी नफरत करती हूँ? क्योंकि तुम्हें वो हर चीज़ मिली जो मेरी थी। बचपन में मुझे किडनैप कर ऐसे परिवार के पास भेज दिया जिसने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा, और तुम जिसके माँ और बाप दोनों नहीं थे उसे मेरे मोम और डैड ने अपने
बच्चे की तरह रखा, तुम्हें हर वो चीज़ लाके दी जिस पर मेरा अधिकार था। मैं हर फंक्शन पर नए कपड़े के लिए तरसती थी और तुम्हें हर फंक्शन पर मेरी मॉम न्यू कपड़े देती थी। तो बताओ कैसे मैं तुमसे नफरत नहीं करती। जब मुझे पता चला था वो तुम थी जिसे इतने सालों तक मेरी जगह ली, मुझे तुमसे तब से ही नफरत हो गई थी और मेरे सोच लिया था जो भी तुम्हारा है उसे अपना बना लूंगी, चाहे वो तुम्हारी फैमिली हो या फ्रेंड्स। देखो मैंने ऐसे कर भी हर किसी के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर दी और तुम कुछ नहीं कर पाए। वो आगे कुछ बोलती तभी इरा उसके बोलों को काफी कस के पकड़ गुस्से से कहती है, मैंने तुम जैसे पागल अपनी लाइफ में नहीं देखा है। तुम जिस चीज़ के लिए मुझसे नफरत कर रही हो उसका कोई मतलब नहीं है, और रही बात सबके दिल में नफरत भरने की तो तुम गलत हो। फिर उसके बालों को छोड़ते हुए कहती है, मेरे पास अभी भी काफ़ी लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। उसके इतना कहते हैं कृष्णा, सुहानी जी, ईशानी, मोना, मनन, नील, अविका सभी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उन सबको देख इरा कहती है, क्या अब भी तुम्हें लगता है तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया? अगर लगता है तो तुमसे बड़ी बेवकूफ़ मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि अभी जो मेरे साथ खड़े हैं वही मेरा रियल परिवार है। कृष्णा आगे आते हुए क्यारा से कहती है, मैंने तो तुम्हें अपनी इरा की तरह ही माना था, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें मेरी इरा को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब देखकर बहती बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसे देख क्यारा घबरा जाती है। नूतन जी और कबीर के पास जाती है। वो रोते हुए कहती है, मोम भाई प्लीज़ मुझे माफ़ी कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहती। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बिल्कुल वैसे रहूंगी जैसे आप चाहते हैं, कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाऊंगी, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। तभी एक लेडी कांस्टेबल आके क्यारा के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। वो नूतन जी और कबीर की तरफ देखती है, लेकिन दोनों ही अपना चेहरा घुमा लेते हैं। वो समझ गई थी अब शायद भी बच ना पाए। चैप्टर 40, एरा से माफ़ी मांगने जाना। एरा इस वक्त वहाँ थी जहाँ वो उस दिन आई थी जिस दिन ईशानी का बर्थडे था, जो आज भी समुद्र की लहरों को देख रही थी। आज उसने अपने एक गुनहगार को उसकी सज़ा दे दी। क्यारा को जब पुलिस लेके चली गई तब इरा वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने सबसे ये कह कि वो जा रही चली गई। वो अपने मोम एंड डैड को याद कर कहती है, शायद आप लोग को आज मैं गलत लग रही होंगी क्योंकि मैंने एक फैमिली से उनकी बेटी को छीन लिया, लेकिन आप लोग भी जानते हैं मैंने ये क्यों किया। मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है। वो फिर से खामोशी से उन लहरों को देख रही थी। अभी उसे और भी बहुत कुछ करना है। वही कुछ दूरी पर एक साया अंधेरे में खड़ा इरा को देख रहा था। फिर अपना फ़ोन लेके किसी को कॉल करता है और उससे से कहता है, हाँ वो मेरे सामने है, आगे क्या करना है? जिस पर उधर से कुछ कहा जाता है जिसे सुन वो साया कहता है, लेकिन अभी वो अकेली है, ये सही टाइम है। फिर तुम माना क्यों कर रहे हो? फिर उधर से कुछ कहा जाता है जिसे सुन वो साया ओके कहा चला जाता है। आहूजा मैंशन। एक कमरे में कोई चोरी छुपे किसी को कुछ समझाकर अपना फ़ोन रखता है और अपने मन में सोचता है, नहीं अभी सही टाइम नहीं आया है उस लड़की से छुटकारा पाने का, और पता नहीं कैसे इस क्यारा की सच्चाई सामने आ गई। सोचा था इसे अपना मोहरा बना के उन दोनों बहनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी, लेकिन ये तो किसी काम की नहीं है, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। नीचे हाल में सारे लोग मौजूद थे। तभी कबीर कहता है, रात बहुत हो गई है इसलिए सबको अपने रूम में जाना चाहिए। उसकी बात सुन नीलम जी, कबीर की मासी जो कुछ दिनों से आहूजा मैंशन में ही रहती, वो आगे आते हुए कहती है, कबीर ये क्या कह रहे हो? हमारी बच्ची लॉकअप में है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है? अरे बहन है तुम्हारी वो, हाँ माना कि क्यारा से गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं उसे यूएस तरह से अकेला छोड़ दे। अभी जाओ और क्यारा को लेके आओ। कबीर नीलम जी को गुस्से में देखते हुए कहता है, बस मासी, क्यारा ने कोई गलती नहीं की है बल्कि गुनाह किया है। किसी को मरना कोई छोटी बात नहीं होती। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा उसने हमसे कितनी बार झूठ बोला, उसकी वजह से मैंने इरा को कितना गलत समझा, उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। मुझे नहीं पता मैं कैसे उससे माफ़ी मांगूं। नीलम जी कबीर की बात सुन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है तू? अरे उस इरा के लिए अपनी सगी बहन को गलत समझ रहा है। मैं तो पहले भी कहती थी दोनों बहनों को तुम लोग ने सिर पर चढ़ा रखा है। आखिर क्यारा ने गलत ही क्या किया? अगर उसकी जगह तुम किसी और को दोगे तो मेरी बच्ची अपना हक लेने के लिए जो सही लगा उसने भी किया, उसकी कोई भी गलती नहीं है। कबीर के दादाजी आगे आते हुए कहता है, बस करो नीलम, और कितना जहर उगलोगी उन बच्ची के खिलाफ? और रही बात क्यारा की तो गलती हम सबकी है। हम लोगों ने सोचा वो मासूम है, नादान है, दुनियादारी की समझ नहीं है, इसलिए जो कहती थी मान लेते थे, लेकिन हमें क्या पता था वो हम सबको बेवकूफ़ बनाकर इतनी
घटिया हरकत कर सकती है और तुम सब मुझे कल सुबह यहीं पर चाहिए क्योंकि कल हम इरा के पास जा रहे हैं। आज तक जो भी गलती और जो भी बिना जाने सजा हमने उस बच्ची को दी है, उसकी माफ़ी मांगने हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो हमें माफ़ कर दे। लेकिन अगर वो हमें माफ़ न करे तो कोई भी आज के बाद उससे किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। इरा की अपनी मर्जी होगी कि वो हमें से किसी भी तरह से रिश्ता रखना चाहती है या नहीं। इस बार किसी भी तरह से कोई ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं होगा। और कबीर, तुम कल ही कृष्णा को डाइवोर्स दे रहे हो, इसलिए उसके पेपर तैयार करवा लेना। लगता है मैंने अपनी बात समझा दी है, तो अब सब अपने कमरे में जाओ। पहले ही काफ़ी तमाशा बन गया है और किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहिए। सभी दादाजी की बात सुन अपने कमरे में जाते हैं। हर किसी के दिल में गिल्ट था, सबने इरा के साथ बहुत गलत किया था। लेकिन आज जब सच्चाई सामने आ गई, सब बस यही सोच रहे थे आखिर इरा उन लोगों माफ़ करेगी या नहीं। क्योंकि इन कुछ दिनों में सबने इरा के अंदर बदलाव देखा था, वो काफ़ी बदला गई थी। जहाँ पहले खुद सबसे उनके बिना मर्जी के भी बात करने और मिलने चली आती थी, वही अब तो सामने रहने पर भी बात करना तो दूर देखती भी नहीं थी। नूतन जी अपने कमरे में नीलेश जी के गले लग रोते हुए कहती है, क्या करें हम नीलेश, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपको पता है न, इरा को बचपन से ही अपनी बेटी माना है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए। जब उसे हमारी ज़रूरत थी हम उसके साथ नहीं थे। नीलेश, हमारी खुद की बच्ची ने उसे हर्ट किया, सबके सामने उसे गलत बताया और हम भी क्यारा की बातों में आकर इरा को गलत समझा। आज हमने अपनी दोनों बेटी को दिया। नीलेश जी नूतन जी को संभालते हुए कहते हैं, नीतू चिंता मत करो, कल जा रहे हैं न हम इरा के पास, जरूर वो हम सबको माफ़ कर देगी। अगर एक पल के लिए मन भी लो इरा सबको माफ़ न करे, लेकिन तुम्हें ज़रूर वो माफ़ कर देगी। माँ हो तुम उसकी, वो भी बहुत प्यार करती है तुमसे, ठीक है। और तुम रोना बंद करो, कहकर नूतन जी के आंखों को पूछकर उन्हें बेड पर बिठा पानी देते हैं पीने के लिए। नूतन जी पानी पीकर कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं, इरा ज़रूर मुझे माफ़ कर देगी और अगर नहीं करेगी तो हम तब तक नहीं जाएगी कहीं। कबीर अपने रूम में बेचने से इधर उधर घूम रहा था। उसके दिमाग में अभी थोड़ी देर पहले दादाजी के द्वारा कही गई बात चल रही थी, जो थोड़ी देर पहले उसकी और कृष्णा की डाइवोर्स की बात कर रहे थे। वो अपना सिर पकड़कर अपने बोलों को खींचते हुए कहता है, आह क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर खड़े होकर बालकनी में जाता है। थोड़ी देर खामोशी से खड़े रहने के बाद कहता है, ठीक है, अगर कल कृष्णा का फैसला भी यही रहा तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। भले ही कबीर ने ये सोचा था, लेकिन उसका मन तो अभी भी बेचैन था ये सोचकर, अगर कृष्णा ने यही चाहा तो क्या सच में कबीर उसे डाइवोर्स दे देगा। कृति और कुणाल जी का भी यही हाल था, वो भी कल के बारे में ही सोच रहे थे। कृष, उसका क्या ही कहना, इरा न सिर्फ उसकी बहन थी बल्कि उसकी पहली दोस्त थी, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी के चलते उसने उसे को दिया। रही बात लगभग सुबह 3 बजे के आसपास, ईशान छत पर खड़ा गिटार बजा रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक सपने की वजह से उसकी नींद टूट गई। वो अभी अपने सपनों को सोच रहा था, क्योंकि ये सपना उसे हर रोज ही आते थे, लेकिन हर सपना थोड़ा थोड़ा अलग होता था, सिवाय एक चीज़ के, वो थी किसी की चीखें। लेकिन सपना धुंधला होने की वजह से उसे कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। ईशान अपनी आंखें बंद कर इरा का चेहरा इमेजिन करता है, क्योंकि एक यही रास्ता था उन सपनों से बाहर आने का। इरा को याद कर उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है और गिटार को बजाते हुए गाता है, सारी रात आहे भरता, पल पल यादों में मारता, माने न मेरी मन मेरा। थोड़ी थोड़ी होश मदहोशी सी है, नींदे बेहोशी सी है, जाने कुछ भी न मन मेरा कभी मेरा था, पर अब बेगाना है ये दीवाना। दीवाना समझे ना ये, काफ़ी चुप चुप रहे, काफ़ी गया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे, है कोई हकीकत तो या कोई फसना है, कुछ जाने अगर तो इतना कि ये तेरा दीवाना है री मन मेरा, माने न मन मेरा। ईशान अपनी आंखों को बंद कर बचपन से लेके अब तक की इरा के साथ सभी यादों को याद कर गा रहा था। उसे हर गाने के बोल में इरा के लिए प्यार और जुनून दिखाई दे रहा था। अगली सुबह आज कॉलेज में फेस्ट कंपटीशन का दूसरा दिन था, लेकिन आज स्पोर्ट वालों का था, इसलिए इरा आज कॉलेज नहीं जा रही थी। हाँ, नील और मनन ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इरा का आज कोई मूड नहीं था आज कॉलेज जाने का, इसलिए वो नहीं गई। वो ब्रेकफास्ट कर हॉल में ही बैठी टीवी देख रही थी, तभी डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर वो किचन के अंदर खड़ी कृष्णा को दरवाज़ा खोलने को कहती है। कृष्णा इरा की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलने जाते हुए कहती है, हाँ मैं इतनी दूर थी फिर भी मैं ही दरवाज़ा खोलूँ, और तुम इतनी बड़ी होकर डोरेमोन देख रही हो, ये नहीं कि जाके दरवाज़ा खोल दूँ।
जिस पर इरा अपना पसंदीदा कार्टून देखते हुए कहती है दी ये कहाँ लिखा है बड़े होके कार्टून नहीं देख सकते, और वैसे भी अभी मैं बस 20 साल की हूँ, कोई बुद्धि नहीं हो गई। आप अच्छे से जानती है जब मैं टीवी देखती हूँ तब मुझे उठना बिल्कुल पसंद नहीं। कृष्णा उसकी बात को सुन मुस्कुरा कर न में अपना सिर हिला देती है और दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन दरवाज़ा के सामने खड़े इंसान को देख शौक रह जाती है क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि ईशान खड़ा था। ईशान कृष्णा को देख स्माइल करते हुए कहता है हेलो दी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जिस पर कृष्णा होश में आते हुए कहती है आहा आओ, फिर उसे अंदर लाती है और फिर उससे से पूछती है ईशान कुछ काम था तुम्हें। जिस पर ईशान इरा की तरफ देखते जिसका सारा ध्यान अपने कार्टून पर था उसे देखते हुए कहता है हाँ मुझे इरा से कुछ कम था, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। ये सुन कृष्णा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, उसे अच्छे से पता था ईशान उसकी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, फिर आज खुद उससे बात करने आया है, उसे कुछ समझ नहीं आया। चैप्टर 41 आहूजा फैमिली का आना। ईशान इरा से मिलने उसके घर जाता है और उसे देख कृष्णा बहुत हैरान हो जाती है। कृष्णा के पूछने पर ईशान बताता है वो इरा से मिलने आया है। इरा जिसका ध्यान अपने टीवी में था वो आवाज़ सुन पीछे देखती है जहां वो ईशान को देखती है जो उसे देख उसके पास आ रहा था। इरा तो उसे देख चौंक है जाती है, फिर जल्द ही खुद को संभाल लेती है। ईशान सोफे पर जो इरा के बगल में थी वहां बैठ जाता है, फिर इरा को देख कहता है तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई, कल हमारा कंपटीशन है, हमें आज प्रैक्टिस करनी थी और तुम ये भी जानती हो मुझे हराना बिल्कुल पसंद नहीं है। इरा ईशान को खुद पर रोब झड़ता देख उसे घूर कर देखने लगती है, फिर अपनी आईब्रो ऊंची करते हुए कहती है तुम ये बात मुझे कॉल करके भी बता सकते थे, मेरे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और किस प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें अब भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल का मेरा डांस देखकर तुम्हें पता चल ही गया होगा मेरे स्किल्स तुमसे ऊपर है। लास्ट की लाइन इरा ऐसे बोलती है जैसे वो ईशान को टोंट मार रही है, जिसे सुन ईशान चिढ़ जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर स्माइल करते हुए कहता है या राइट, सच में तुम्हारा स्किल मुझसे ऊपर है, इसलिए हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ईशान अपने मन में कहता है अगर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। इधर इरा ईशान की बात सुन उसके इरादे तो समझ जाती है, इसलिए वो भी कहती है हम ठीक है, तुम अपना नाच शुरू करो, जहाँ गलती होगी मैं तुम्हें बता दूंगी, चलो स्टार्ट करो नाचना। अरे रुक, पहले म्यूजिक तो स्टार्ट करने दो, कहकर इरा वहां से उठने लगती है। ईशान इरा की बात सुन चिढ़ते हुए कहता है ये क्या तुमने नाच नाच लगा रखा है, मैं क्या कोई नाचने वाला हूँ। इरा ईशान की बात सुन मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए अपना सर न में हिला कर कहती है नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम कुछ गलत क्यों समझ रहे हो। उसकी बात सुन ईशान कहता है मदद, लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, और हमारा डांस कपल डांस है, मैं अकेले कैसे प्रैक्टिस करूंगा। इरा ईशान को जवाब देते हुए कहती है क्योंकि प्रैक्टिस तुम्हें करनी है न कि मुझे, इसलिए प्रैक्टिस भी तुम अकेले ही करोगे, चाहे जैसे भी करो। ईशान बेचारा अब क्या ही कहता, उसके तो सारे बहाने ही खत्म हो गए थे। इरा के सामने तभी उसे कृष्णा आते हुए दिखती है जिसकी हाथों में शायद कॉफ़ी थी, उसे देख ईशान का फेस चमक जाता है। कृष्णा ईशान को कॉफ़ी देते हुए कहती है ईशान ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। ईशान कॉफ़ी लेते हुए कहता है थैंक्स दी, आप सच में काफ़ी अच्छी है, काश इरा भी आपकी तरह होती। जिस पर कृष्णा कहती है क्यों, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, फिर इरा की तरफ देखते हुए कहती है इरा क्या हुआ, ईशान ऐसे क्यों कह रहा, क्या तुमने कुछ किया है। कृष्णा भी इरा में आए बदलाव को नोटिस कर रही थी, इसलिए उसे पता था जरूर इरा ने कुछ किया होगा। ईशान कृष्णा से कहता है कुछ नहीं दी, कल हमारा कंपटीशन है, इसलिए मैं चाहता था हम एक बार प्रैक्टिस कर ले, लेकिन इरा मेरे साथ प्रैक्टिस ही नहीं कर रही है। अब आप ही सोचिए, मैं कपल डांस और सॉन्ग की प्रैक्टिस अकेले कैसे करूंगा, प्लीज़ आप समझाए। कृष्णा इरा की तरफ देखते हुए कहती है इरा ये क्या है, ईशान अकेले कैसे प्रैक्टिस करेगा, जाओ तुम भी उसके साथ प्रैक्टिस करो, जब तुमने उसके साथ कंपटीशन के लिए हाँ कह ही दिया है तो अब प्रैक्टिस करने से पीछे नहीं हट सकती। इरा कृष्णा की बात सुन घूरकर ईशान को देखती है, वही ईशान अपने चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली स्माइल इरा को दे रहा था, जैसे कह रहा हो मुझे जो चाहिए वो तो मैं लेके ही रहूंगा। इरा कृष्णा को कुछ कह तो सकती नहीं थी, उसने खुद ही तो कंपटीशन में ईशान के साथ पार्टिसिपेट किया था, इसलिए वो ईशान के साथ प्रैक्टिस करने के लिए मान जाती है। वो दोनों ही म्यूजिक रूम की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी इरा का फ़ोन बजने लगता है। इरा कॉल पिकअप कर हेलो बोलती है, फ़ोन के उस साइड कोई कहता
है हे इरा, मुझे पहचान। उसकी आवाज़ सुन इरा थोड़ा जोर से बोलती है, अरण्य क्या तुम हो? जिस पर अरण्य कहता है चलो। तुमने मुझे पहचान तो सही। जिस पर इरा कहती है, लेकिन तुम्हें मेरे नंबर कैसे मिला? तो अरण्य कहता है, तुम्हारे फ्रेंड्स से। इरा उसकी बात सुन इस पर कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर उसे पूछती है, तुमने कॉल क्यों किया? जिस पर अरण्य कहता है, तुम्हें तो पता ही मेरी खुद की एक म्यूजिक कंपनी है, तो क्या तुम और तुम्हारा ग्रुप मेरे कंपनी के साथ साइन अप करना चाहेगा? उसकी बात सुन इरा कुछ कहती है, जिस पर अरण्य कहता है, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे पास टाइम है, क्यों ना तुम अगले संडे को मुझसे मिलो, हम अच्छे से इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इरा उसकी बात सुन कहती है, ठीक है, मैं अगले संडे को तुमसे मिलती हूँ, ओके फिर बाय कह कॉल कट कर देती है। इरा कॉल कट कर ईशान की तरफ देखती है, जिसकी आंखें पूरी तरफ से लाल हो गई थी, जिसे देख इरा तो हैरान ही हो जाती है, आखिर ईशान को क्या हुआ? वही ईशान जो इरा को अरण्य से बात करता देख उसे बहुत ही जलन होता है। उसका मन कर रहा था अभी अरण्य के पास जाके उसे जान से मार दे, उसे कहे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी इरा से बात करने की। उसने कल भी कंपटीशन में देखा था कैसे अरण्य इरा को देख रहा था, जैसे देख उसे समझते देर नहीं लगी कि अरण्य के मन में इरा के लिए किस तरह की फीलिंग है। अगर वहाँ इतने लोग नहीं होते तो शायद कल ही वो अरण्य को सबक सिखा देता, और आज फिर अरण्य से इरा को बात करता देख उसके गुस्से की सीमा नहीं रही, जिससे उसकी आंखें लाल हो जाती है। ईशान गुस्से से इरा को म्यूजिक रूम में ले जाता है और उसे दीवार के अगेंस्ट पुश कर उसके नज़दीक जाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस अरण्य से बात करने कि आज के बाद तुम कभी उस लड़के से बात नहीं करोगी, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी पकड़ इरा के हाथों पर बहुत मजबूत थी, जिससे इरा के हाथ लाल पड़ जाते हैं, साथ ही उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। वही इरा ईशान का ये रूप देख उसके पिछले लाइफ की ईशान की क्रूलिटी याद आ जाती है, लेकिन वो जानती थी वो खुद को कमज़ोर नहीं कर सकती, इसलिए अपनी आंखें बंद कर खुद के डर को काबू करने की कोशिश करती है। फिर अपनी आंखें खोल इरा एक जोर का धक्का ईशान को देती है, जिसे ईशान की पकड़ इरा से छूट जाती है। इरा ईशान की तरफ फिगर पॉइंट करते हुए कहती है, अगर आज के बाद तुमने मुझे बिना मेरी परमिशन के टच करने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोकने का। आज तो तुम मेरे साथ ऐसे पेश आ गए, लेकिन याद रहे अगली बार ऐसे नहीं होना चाहिए, वरना मैं क्या सकती हूँ इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। ईशान इरा की आवाज़ में साफ नफरत महसूस कर रहा था। उसके दिल में इरा द्वारा कहे हर एक शब्द किसी तीर की तरह लग रहे थे, लेकिन वो ऐसे इरा को खुद से दूर भी तो नहीं कर सकता था, इसलिए खुद से गुस्से को कंट्रोल कर शांत आवाज में इरा से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था, बस मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका, इसके लिए तुम जो चाहिए मुझे सज़ा दे सकती हो। उसकी बात सुन इरा हंसते हुए कहती है, सज़ा ज़रूर, वो भी तुम्हें मिलेगी, मुझे तकलीफ़ देने वालों को मैं माफ़ नहीं करती। तुम्हें क्या सज़ा मिली है वो तुम्हें आज रात तक पता चल जाएगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल देख और भी ज़्यादा चिढ़ मच रही है। वैसे तो ईशान जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, फ़िलहाल उसकी बेबी डॉल उससे काफ़ी नाराज़ थी, अगर वो रुका तो शायद अगली बार मिलते ही उसे मरने न लग जाए। ईशान के जाने के बाद इरा खुद को थोड़ा रिलैक्स करती है। तभी नीचे से कृष्णा की आवाज़ आती है जो उसे बुला रही थी। इरा नीचे जाती है, जहां वो देखती है पूरी आहूजा फैमिली नीचे सोफे पर बैठी हुई है और सर्वेंट उन्हें पानी दे रहे हैं। इरा कृष्णा के पास जाके कहती है, क्या हुआ दी, आज आपके ससुराल वाले यहाँ क्यों पधारे हैं? उसकी बात सुन कृष्णा अपने कंधे उसका देती है। तभी सुहानी जी आती है जो कुछ सामान लेने मार्केट गई थी, वो अभी पूरी आहूजा फैमिली को देख शॉक हो जाती है। फिर अपना सामान सर्वेंट को पकड़ाकर उसने पास जाती है और कहती है, नमस्ते, आप लोग साथ में यहाँ कुछ काम था? जिस पर वैभव जी कहते हैं, हाँ सुहानी, मुझे बच्चियों से कुछ बात करनी थी। फिर इरा और कृष्णा को अपने पास बुलाते हैं। इरा को वैभव जी से तो किसी भी तरह से कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए वो उनकी बात सुन उनके पास चली जाती, उसके साथ कृष्णा भी चली जाती है। इरा वैभव जी के पास जाके उसके पैर छू उन्हें प्रणाम करती है, साथ में कृष्णा भी वैभव जी उन्हें खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। फिर इरा से कहते हैं, इरा बेटा, आज हम नहीं, ये लोग आपसे कुछ बात करने आए है। जिस पर इरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, आखिर इन लोगों को इरा से क्या काम हो सकता है। तभी उसे क्यारा का ख्याल आता है, उसे लगता है जरूर सभी उसे क्यारा के खिलाफ जो केस करा है उसे वापस ले ले। ये सोच कर ही उससे गुस्सा आने
लगता है कि क्यारा के इतना कुछ करना के बाद भी ये लोग उसी का साथ दे रहे हैं। इरा बिना उनकी तरफ देखे कहती है, अगर ये एक चाहते हैं मैं क्यारा को जेल से छुड़वा दूं तो इनसे कह दीजिए, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करने वाली। और फिर कृष्णा से कहती है, दी मैं अपने रूम में जाती हूँ, सुबह से कोई न कोई मेरा मूड खराब कर रहा है, इन लोग को चाय नाश्ता करवा कर भेज देना। इतना कह अपने रूम में जाने लगती है। वो सीढ़ियों पर पहुंची ही थी कि तभी नूतन जी इरा से कहती है, इरा बच्चा रुक जाए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। इरा नूतन जी आवाज़ सुन रुक जाती है। भले ही इस जन्म में बस 2 सालों से उनकी बात नहीं हुई है, लेकिन अगर पिछली लाइफ की बात की जाए तो इरा ने पूरे 7 साल के बाद नूतन जी के मुंह से खुद के लिए इतना प्यार देखा। उसकी आंखें नम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है। नूतन जी इरा के पास जाके उसके हाथों को पकड़ धीरे धीरे सहलाने लगती है और अपने रूंधे गले से कहती है, इरा बच्चा, हम जानते हैं आप हमसे नाराज है, आखिर गलती भी तो हमारी थी, हमने आपको गलत समझा, आपका दिल दुखाया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम यहाँ पर क्यारा की वजह से नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है उसके लिए माफ़ मांगने आए हैं, प्लीज़ बच्चा हम लोग को माफ़ कर दीजिए। नूतन जी कहते हुए रोने लगती है। इरा, जिसने आपने आंसू को मुश्किल से काबू किया था, उसकी आंखें से भी आंसू आने लगते हैं। वो अपने हाथ की तरफ देखती है जिसे नूतन जी ने अब भी पकड़ा हुआ था। इरा नूतन जी की तरफ मुड़कर उन्हें देखती है, फिर अपने हाथों को उनसे छुड़ा लेती है। नूतन जी अपने हाथों की तरफ देखती है जो अब खाली था, फिर इरा की तरफ जिसकी भी आंखें आंसू के भरी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन नूतन जी ऐसी लग रहा था जैसे आज वो कुछ ऐसा खोने वाली है जिसे खोना वो अफोर्ड नहीं कर सकती। इरा सबके तरफ देखती है, फिर आपने आंसू पूछते हुए कहती है, तो आप सब मुझसे माफ़ी मांगने आए हैं, जिस पर सभी अपना सर हाँ में हिला देते हैं। इरा एक फीकी मुस्कान देते हुए कहती है, कितना आसान है ना आप लोगों के लिए किसी को जब मन हो उसे इतना प्यार देना कि फिर उसके बिना इंसान जीना ही छोड़ दे, और ज़रा सा कुछ हुआ उसी इंसान को अपने लाइफ से इस तरह निकल देना कि वो तो कुछ था ही नहीं, है ना। उसकी बात सुन सभी समझ जाते हैं इरा अपनी बात कर रही है। पहले इरा को अपनी फैमिली में शामिल करना और उसके बाद क्यारा द्वारा झूठे सबूत के आधार पर उससे अपना रिश्ता तोड़ देना, वो सभी शर्म से अपना सर झुका लेते हैं। इरा उन लोगों से कहती है, शायद आप लोगों भूल रहे हैं, मैंने कुछ टाइम पहले ही अपना फैसला सुना दिया था, उसके बाद भी आप लोग यहाँ आ गए। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ मेहमानों का अनादर नहीं होता है, इसलिए अच्छे से अपनी खातिरदारी करवा के ही जाएगा। उसकी बात सुन सभी को याद आता है कुछ दिन पहले दादाजी के बर्थडे के दिन इरा ने सभी से अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ लिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर कैसे इरा को मनाए। कबीर इरा के पास जाके अपना हाथ उसके सर पर रखने की कोशिश करता है, लेकिन इरा उसके हाथों को पकड़ रोक लेती है और उससे कहती है, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर आहूजा, मेरे सर पर हाथ रखने का आपको कोई हक नहीं है। कबीर अपने हाथों को नीचे कर लेता है। उसे इरा की बात सुन पता चल गया था, उसने इरा को इतना हर्ट किया था। आज इरा उसे अपना कुछ नहीं मानती, फिर भी वो कोशिश करते हुए कहता है, प्रिंसेस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, जिस पल मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था वहाँ मेरे तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जो गलती तुमने नहीं की थी उसकी सज़ा दी। शायद मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्लीज़ मुझे एक मौका दो, मैं प्रोमिस करता हूँ आज के बाद काफ़ी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, बस एक मौका दे दो। इरा कबीर की बात सुन अपने मन में कहती है, आपने जो गलती की है उसकी माफ़ी नहीं है, उसकी बस सज़ा है जो आपको मिलकर रहेगी। जिस तरह आपने मेरी दी को तड़पाया था, आई प्रोमिस उससे भी ज़्यादा आप तड़पेंगे। मैं आपको मार तो नहीं सकती क्योंकि भले ही आपने मुझे मारा हो, लेकिन मैं किसी से उसका बेटा नहीं छीन सकती, लेकिन आपकी सज़ा तो शायद आपके लिए मौत से भी बदतर होगी, क्योंकि इस लड़की को आप खोज रहे हैं उससे काफ़ी मिल नहीं पाएंगे। चैप्टर 42 माफ़ी। पूरी आहूजा फैमिली इरा से माफ़ी मांगने आई थी। कबीर इरा से कहता है, प्रिंसेस हमें अपनी गलती का एहसास है, प्लीज़ एक आखिरी बार एक मौका दे दो, आए प्रोमिस आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। नीलेश जी भी इरा के पास जाके कहते हैं, बेटा हम सब ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, जानते हैं तुम्हारे लिए हमें माफ़ करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बेटा हमें बस एक मौका चाहिए, तुम जो बोलोगी हम वो करने के लिए तैयार है। एक एक कर सभी इरा के पास जाके उससे माफ़ी मांगते हैं। क्रिश इरा से कहता है, प्लीज़ इरा मुझे माफ़ कर दो, मैं क्यारा की बातों में आकर तुमसे न जाने किस तरह से पेश आया था, तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ थी। क्रिश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उसे सच में अपनी गलती का पछतावा था। इरा उन सभी को देख रही थी जो आज उससे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन वो कैसे उन्हें माफ़ कर सकती थी। आखिर इन्हीं लोगों ने उसे और उसकी बहन को अकेला छोड़ दिया था जब उसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके लिए इन लोगों को माफ़ करना आसान नहीं है।
सभी को देखते हुए इरा कहती है, कितने मतलबी है आप लोग। आज आपको क्यारा की सच्चाई पता चल गई तो उसे छोड़कर मुझसे यहाँ माफ़ी मांगने आए हैं। कल को कोई और आकर मेरे बारे में फिर कुछ कहेगा तब मुझे छोड़कर आप उसे अपना लेंगे। नूतन जी इरा की बात सुन कहती है, नहीं इरा, ऐसा नहीं है, क्यारा गलत है, इसलिए आज उसे उसकी सज़ा मिल रही है। उसने हमें हमेशा धोखे में रखा, पता नहीं कितनी गलतियां की है, आज उसके साथ कोई नहीं है, इसमें उसकी गलती है। इरा, हमें पता है आप सही थी, आज हम आपको फिर से अपने साथ ले जाने आए हैं। नूतन जी आगे आते हुए इरा के हाथों को पकड़ने की कोशिश करती है और उससे से कहती है, चलिए इरा, आज से आप हमारे साथ रहेगी। इरा 2 कदम पीछे ले लेती है जिससे नूतन जी का हाथ खाली रह जाता है। इरा अपनी आंखों में आंसू के साथ नूतन जी से कहती है, नहीं, मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है बड़ी मोम, मैंने आपको अपनी माँ माना था। आपको पता है जब सब हम पर इल्जाम लगा रहे थे तब मुझे विश्वास था भले कि कोई मेरी बातों का यकीन करे न करे, लेकिन आप करेंगी, लेकिन आपने तो मुझसे मुड़ ही मोड़ लिया। उसकी बात सुन नूतन जी रोते हुए अपना सर न में हिलती है। फिर इरा नीलेश जी के पास जाती है और उनसे कहती है, बड़े पापा, याद है बचपन में मैं जब भी रोती थी आप मुझे अपने पीठ पर बिठाकर पूरे गार्डन में घूमते थे, लेकिन जब सभी मुझे अकेला छोड़ दिया था मैं तब बहुत रोई थी। तब आप मेरे नहीं बल्कि क्यारा के पास थे, मुझे आपने क्यों अकेला छोड़ दिया। जिस पर नीलेश जी कुछ कह नहीं पाते, बस अपना सर झुका लेते हैं। फिर इरा कबीर के पास जाती है, आपसे मैं क्या ही कह सकती हूँ, आपने खुद अपने भाई होने का हक मुझसे छीन लिया। आपको पता था मैंने हमेशा आप मैं अपने डैडा को देखा था जो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ते, चाहे कुछ हो जाए, और अपने भी प्रॉमिस किया था मेरी खुशी के लिए आप कुछ भी करेंगे। लेकिन क्या किया आपने, सबसे बड़ा दर्द तो आपने दिया है मुझे जिसका अंदाजा भी आपको नहीं है। आज बस मुझे आपसे नफरत हो रही है मिस्टर आहूजा, मैं उम्मीद करती हूँ आज के बाद कभी भी आप मेरे सामने न आए। इरा कबीर से अपनी बात कहते हुए अन्य पिछली लाइफ को भी याद कर रही थी जिससे उसका गुस्सा बढ़ रहा था। वही कबीर इरा के मुंह से खुद के लिए इतने कड़वे बोल सुनकर सुन ही पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसी उसके बॉडी से किसी ने सारा खून निकल दिया हो। इरा फिर कृष के पास जाती है, तुम अभी मुझसे माफी मांगने आए थे, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है न, तुम्हें पता भी सच्चे दोस्त कौन होते हैं। अरे तुम्हें कैसे पता होगा, तुम दोस्ती निभाने में नहीं तोड़ने में यकीन रखते हो। कृष इरा को नम आंखों से देखता ही रह जाता है, जो थोड़ी सी उम्मीद थी आज वो भी टूट गई थी उसकी। इरा दादाजी के पास जाके कहता है, दादू, आपसे मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटा था, मैं आज भी आपकी पोती हूँ, लेकिन इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं जब भी इनके आसपास रहती हूँ मुझे बस घुटन ही होती है। मुझे पता है आप मेरी बात समझेंगे। वैभव जी इरा के सर पर हाथ रख कहते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये यकीन था तुम शायद इन लोगों को माफ कर दो, लेकिन अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। तभी नूतन जी इरा के पास जाके उसके गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं पापा, इरा मेरे साथ ही रहेगी। अब से मैं पहले भी अपनी बेवकूफ़ी के चलते उसे खो चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए। फिर इरा के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, बच्चा, मैं अपनी बड़ी मोम हूं न, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मैं भी आपसे दूर होके खुश नहीं थी। हर पल हमें आपकी याद आती थी। जब भी मैंने कुछ क्यारा के लिए लिया है वो सब आपके लिए भी खरीदती थी, लेकिन अपनी नाराज़गी के चलते कभी आपको दे नहीं पाई। प्लीज़ बच्चा, मुझसे दूर मत जाइए। नूतन जी इरा के गले लग रोते हुए यही दोहरा रही थी कि इरा उसे माफ़ कर दे। तभी इरा को ऐसे महसूस होता है जैसे नूतन जी बेहोश हो गई है। इरा नूतन जी को देखती है जो बेहोश हो गई है। इरा काफ़ी घबरा जाती है, भले कि उनका रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन इरा के लिए नूतन जी बहुत इम्पोर्टेंट थी। इरा नूतन जी को पास के ही सोफे पर लेटाती है। सभी नूतन जी पास आ जाते हैं। उनको इस तरह बेहोश देख सभी के चेहरे पर घबराहट आने लगती है। तभी कृष्णा आगे आते हुए कहती है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा स्पेस दीजिए वरना उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। कृष्णा मेड को मेडिकल किट लाने को बोलती है। वो सभी को नूतन जी के बारे में बताती है, ज़्यादा पैनिक करने की और रोने की वजह से बेहोश हो गई है। नूतन जी को रूम में आराम करने के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। उनके साथ कृति जी और नीलम जी थी, बाकी सभी अभी भी नीचे थे। वैभव दादाजी के कबीर और कृष्णा को बुलाते हैं, दोनों ही उनके सामने खड़े हो जाते हैं। कबीर को पता था दादाजी ने क्यों बुलाया है, इसलिए उसका मन बहुत ही बेचैन हो जाता है। दादाजी कृष्णा से कहते हैं, कृष्णा बेटा, हम ये जानना
चाहते हैं क्या आप सच में कबीर को डाइवोर्स देना चाहती है? कबीर भी कृष्णा के जवाब के लिए उसकी तरफ देखता है। वही कृष्णा दादाजी का सवाल सुन थोड़ा घबरा जाती है, फिर कबीर की तरफ देखती है और उसके बाद इरा की तरफ जो उसे हाँ कहना का इशारा करती है। कृष्णा एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, दादाजी का उस रिश्ता का कोई मतलब नहीं जिसका कोई फ्यूचर ना हो। वैसे भी हमारी शादी से कोई खुश नहीं है और कबीर तो कब का चाहते थे मैं उनकी लाइफ से दूर हो जाऊं, इसलिए मुझे इस रिश्ते को तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादाजी कृष्णा की बात सुन अफसोस में अपन सर हिला देते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कबीर के लिए कृष्णा से अच्छी कोई नहीं हो सकती। जब कबीर और कृष्णा की शादी हुई थी तब वैभव दादाजी बहुत खुश थे। आखिर कृष्णा उन्हें हमेशा से कबीर के लिए पसंद थी। दादाजी कबीर से पूछते हैं, क्या तुम डाइवोर्स पेपर लाए हो? कबीर को अच्छा नहीं लगता कि दादाजी ने उसकी राय नहीं पूछी, सीधे अपना फैसला सुना दिया। लेकिन वो खुद भी तो एक बार नहीं बोला कि मुझे ये रिश्ता नहीं तोड़ना, तो इसमें दादाजी की क्या गलती? दादाजी एक बार फिर कबीर से कहते हैं, कबीर क्या तुम सुन रहे हो? माँ ने क्या कहा? कहाँ है डाइवोर्स पेपर? जिस पर कबीर थोड़ा हिचकिचाए हुए कहता है, वो दादू मैं अपने असिस्टेंट को कहना भूल गया। दादाजी थोड़ा गुस्से से कहते हैं, क्या तुम इतने भुलाकर हो गए हो? फिर अपना बिजनेस कैसे संभालते हो? लेकिन तभी किसी की आवाज़ आती है जो कोई नहीं इरा थी। वो दादाजी के पास जाके कहती है, कोई बात नहीं दादू, भले ही ये भूल गए लेकिन हमने पहले से ही डाइवोर्स पेपर बनवा लिया था। कहते हुए वो डाइवोर्स पेपर सामने टेबल पर रख देती है। दादाजी दोनों से कहते हैं, जब तुम दोनों को अब इस रिश्ते से आज़ाद होना है तो कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। फिर कृष्णा के कहते हैं पेपर पर साइन करने के लिए। कृष्णा नीचे बैठ जाती है और अपने कांपते हाथों से पेन को पकड़ती है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हर पल उसकी आंखें के सामने आने लगता है जो उसने कबीर के साथ बिताया था बचपन में। साथ खेलना, साथ में कॉलेज जाना, फिर शादी। कृष्णा का एक बार दिल करता है अपने लिए फैसले से पीछे हट जाए, लेकिन तभी इरा उसके कंधे पर हाथ रख रोक लेती है। कृष्णा अपनी नम आंखों से इरा को देखती है, जैसे कह रही हो मुझसे नहीं होगा। कबीर मेरा प्यार है, कैसे उससे दूर रह पाऊंगी? लेकिन इरा जानती थी अभी कृष्णा के लिए कमजोर बनाना ठीक नहीं। आने वाले समय में आज जो कृष्णा फैसला लेगी वो बहुत मायने रखता था, इसलिए उसके पास बैठते हुए कहती है, दी आप जानती है वो आपसे नहीं किसी और से प्यार करते हैं। उसने लाइफ में आप कोई मायने नहीं रखती। न जाने कितनी बार आपको जलील किया, क्या अब भी आप उनसे दूर नहीं जाएंगी? कृष्णा इरा की बात सुन कबीर की सभी कड़वी बातों को याद करती है और पेन को मजबूती से पकड़ पेपर पर साइन कर देती है। इरा कृष्णा को साइन करते देख खुद से कहती है, दी मैं जानती हूँ आज आपको तकलीफ होगी, लेकिन यही आपके लिए सही है। इरा कबीर से कहती है, अब आपकी बारी है। फिर पेन उसे पकड़ाते हुए कहती है, लीजिए साइन कीजिए। कबीर कभी अपने हाथ में पकड़े पेन को देखता है तो कभी अपने सामने मुस्कुरा रही इरा को। वो तो अपने दिल और दिमाग में ही उलझा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा आखिर उसे करना क्या चाहिए। एक तरफ वो उस लड़की को ढूंढ रहा है जिसे वो अपना प्यार कहता है, और एक तरफ कृष्णा है जिससे दूर जाने का ख्याल ही उसे बेचैन कर रहा है। चैप्टर 43 कॉलेज फेस्ट का तीसरा दिन। हाईवे पर फुल स्पीड से कबीर अपनी कार चला रहा था। उसके माइंड में अभी बहुत कुछ चल रहा था। जब इरा उसे डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहा था तो वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। फिर पेन लेके वो पेपर साइन करने की कोशिश करता है, लेकिन बिना साइन किए ही वो पेन को फेंक अपनी कार लेके निकल जाता है। अभी कबीर अपनी कार को चलाते हुए यही सोच रहा था कि सामने से एक ट्रक आती है जो बार बार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन कबीर का ध्यान रहे तब न। जब उसका ध्यान जाता है तब तक बहुत लेट हो गया। वो जल्दी से अपनी कार की दिशा का घूमता है जो सीधे जाके एक पेड़ से टकराती है, जिससे उसका सर सामने डैशबोर्ड से लगता है, जिससे काफ़ी ब्लड बहने लगता है, जिस करना वो बेहोश हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ इरा के घर पर अभी भी सभी मौजूद थे। तभी नीलेश जी को किसी का कॉल आता है। वो कॉल पिकअप करते हैं तो उन्हें पता चलता है कबीर हॉस्पिटल में है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाते हैं। वो सभी घर वालों को बताते हैं कि कबीर का एक्सीडेंट हो गया और अभी वो हॉस्पिटल में है, जिससे सुन सब जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। बस नूतन जी और सुहानी जी बची थी घर पर, क्योंकि अभी भी नूतन जी होश में नहीं आया थी।
कॉलेज में अभी अभी नील और मनन का मैच खत्म हुआ था। उन दोनों ने ही अच्छा खेला और उनकी टीम जीत भी गई। वो दोनों थके हरे एक बेंच पर बैठ जाते हैं, तभी उनके सामने 2 पानी की बोतल आती है जिसे देख वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। वो पानी की बोतल लेके पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद उन्हें ख्याल आता है आखिर उन्हें पानी किसने दिया। सामने उन्हें अविका और मोना दिखती है। वो दोनों ही मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर कहती है, जीत की बधाई हो, दोनों को अच्छा खेला तुम्हारी टीम ने। फिर दोनों ही वही बैठ जाती है। नील तो अविका को अपने पास बैठा देख खुश हो जाता है। फिर दोनों से पूछता है, आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ तक मुझे पता था तुम गर्ल्स तो आज अपने प्रैक्टिस में थी। फिर यहाँ जिस पर मनन भी हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, हाँ बड़ी तो आज आई ही नहीं और तुम सब तो प्रैक्टिस कर रही थी, फिर हमारा मैच कैसे देख रही थी? मोना कहती है, हाँ हम सब प्रैक्टिस ही कर रहे थे, जो हो गई इसलिए सोचा तुम दोनों के पास जाया जाए। अगर तुम ये पूछोगे कि ईशानी कहाँ है तो मैं बता दूँ, वो किसी काम से घर चली गई। वो लोग कैंटीन में जाते हैं खाने। तभी नील खाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? जिस पर अविका कहती है, अजीब नहीं तो खाना तो काफ़ी टेस्टी है। जिस पर मोना भी कहती है, हाँ नील कुछ अजीब नहीं है। तुम ये कहते हुए सैंडविच का तुर्रा उसके तरफ बढ़ा देती है। फिर कहती है, इसे खाओ देखो तो कितने टेस्टी है। नील उन लोगों की बातों को सुन और अपने सामने से सैंडविच को साइड कर कहता है, मैं खाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो कल जो हुआ उसकी बात कर रहा हूँ। तीनों उसकी तरफ देखने लगते हैं तो नील थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, कल जो कुछ भी क्यारा के साथ हुआ क्या तुम लोगों ने नोटिस किया? ईशान ने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया। मेरा मतलब है हम बचपन से जानते हैं जब भी कुछ क्यारा के साथ होता था तब हमेशा ईशान उसके साथ खड़ा रहता, लेकिन कल उसने एक शब्द भी क्यारा के लिए नहीं बोला था। स्ट्रेंज। सब उसकी बात सुन कल के बारे में सोचते हैं। जो नील ने कहा वो बिल्कुल सही था। अविका कहती है, हाँ तो क्या हुआ? क्यारा के खिलाफ सबूत थे तो ईशान क्या कोई भी उसका साइड नहीं लगा? मनन कहता है, कल हमने खुद देखा था, क्यारा की बारे में सारी सच्चाई सामने आ गई थी और हम ये भी जानते हैं ये सब बडी ने किया है। और इतना सब कुछ होने के बाद कोई बेवकूफ़ भी क्यारा का साथ देगा? तभी मोना कुछ सोचते हुए कहती है, कहना तो तुम लोग का सही है, लेकिन एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस पर सब उसे ऐसे देखते हैं जैसे जानना चाह रहे हैं आखिर कौन बात है? तो मोना कहती है, हम सब जानते हैं क्यारा कितनी शातिर है और मुझे पक्का यकीन था अगर क्यारा और 2-4 आंसू बहा देती तो सब यकीन कर लेते। और बात की जाए ईशान की तो मैं भी कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ वो क्यारा की कोई बात पर ध्यान नहीं देता था, नहीं उनका रिश्ता मुझे पहले जैसे लगा। वरना तुम ही सोचा, जो ईशान हमेशा क्यारा का साथ देने वाला उसे कल यूँ इस तरह से बेइज्जत होने देता? जरूर कुछ तो बात है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। नील भी मोना की बात से एग्री करते हुए कहता है, हाँ मैं भी वही कह रहा था। सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे आखिर ईशान के साथ क्या गड़बड़ है। हॉस्पिटल में सब लोग कबीर के वार्ड के सामने खड़े थे। उन्हें डॉक्टर ने बताया कि कबीर के सर में गहरी चोट आई है, लेकिन टाइम पर हॉस्पिटल आने के कारण वो अब खतरे से बाहर है, जिससे सबके जान में जान आई। कृष्णा पास में एक माँ दुर्गा की मूर्ति को प्रणाम करते हुए अपने मन में कहती है, थैंक यू माता रानी, अगर आज कबीर को कुछ हो जाता तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। आखिर आज वो मेरी वजह से ही हॉस्पिटल में है। जो कुछ भी घर पर हुआ उसमें कहीं न कहीं मेरी भी गलती है। तभी उसे एहसास होता है कोई उसके बगल में है तो उसे इरा दिखती है। इरा भी माता रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। वो भी अपने मन में कहती है, माँ कभी भी मुझे आपको सही से थैंक यू कहने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आज कहना चाहूँगी थैंक्स माँ मुझे दूसरा मौका देने के लिए, मेरी गलती को सुधारने के लिए। मैं वादा करती हूँ जो मैंने गलती की है उसे वापस नहीं दोहराऊंगी। फिर वो अपनी आंखें खोल लेती है। वो देखती है कृष्णा उसे ही देख रही है। वो उसके पास जा कहती है, दी डोंट वरी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है और वैसे भी उनके लिए उनकी फैमिली है, हम उनके कुछ नहीं लगते। जितना फर्ज था हमने निभा लिया, अब हमें चलना चाहिए। वो दोनों सबके पास जाके कहती है कि वो जा रही है। तभी दादाजी कहते हैं, क्या कबीर से नहीं मिलेगी तुम दोनों? इरा उनकी बात का जवाब देती है, नहीं दादाजी, हम यहाँ बस उनके बारे में जानने आए थे। जब अब वो ठीक है तो हम जा रहे हैं। कोई चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकता था। बस वो लोग उन दोनों को जाते हुए देखने लगती है। रात का वक्त था। ईशान अपने रूम में अटैच स्टडी रूम में था। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। वो जैसे ही कॉल आंसर करता है उसके सेक्रेटरी की घबराई हुई आवाज़ आती है। वो घबराते हुए कहता है, बॉस प्रॉब्लम हो गई, किसी ने हमरा मेहरा वाला प्रोजेक्ट छीन लिया। आप जानते हैं न बॉस, अगर वो प्रोजेक्ट
हमें नहीं मिला तो पूरे 70 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। ईशान उसकी बात सुन गुस्से में चीखते हुए कहता है, क्या तुम पागल खाने गए थे जो तुम्हें इतना कुछ हो गया और तुम्हें पता भी नहीं चला? और किसने हमसे हमारी प्रोजेक्ट हो छीनने की कोशिश की है? क्या उसे नहीं पता मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ दुश्मनी करना कोई अच्छी बात नहीं है? जिस पर उसका सेक्रेटरी डरते हुए कहता है, बॉस वो जो कंपनी नहीं जो नई नई ग्रो कर रही मालिक ग्रुप ऑफ कंपनी, उसने ही हमसे प्रोजेक्ट को छीना है। अगर आप कहे तो हम कुछ करें उस कंपनी के खिलाफ। ईशान आने सेक्रेटरी की बात सुन रहा था और फिर जो होता है उसकी उम्मीद को ईशान का सेक्रेटरी कभी सपने में भी नहीं कर सकता। ईशान अपने सेक्रेटरी से बहुत की नर्म आवाज में कहता है, अगर ये मल्लिक ग्रुप है तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये प्रोजेक्ट उसे मिले या मुझे एक ही बात है। और हाँ, आइंदा से ध्यान रहे कोई भी उस कंपनी के खिलाफ कुछ करते हुए मिले तो तुम उसके साथ भी वैसे ही पेश आओगे जैसे हमारे खिलाफ जाने वाले के साथ करते हो, समझे? फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है बिना ये जाने उसकी बात सुन उसके सेक्रेटरी की क्या हालत है उसकी बात सुन। इधर ईशान फोन को अपने हाथ में घूमते हुए खुद से कहता है, बेबी डॉल तुम सच में सबसे अलग हो। जो सजा तुमने दी है न वैसी सजा कोई और दे भी नहीं सकता। तुम में ही ऐसी हिम्मत हो सकती है जो मुझसे ईशान मल्होत्रा से प्रोजेक्ट छीन सकता है। तुम मुझे दिन पर दिन अपने प्यार में पागल कर रही हो बेबी डॉल। ईशान अपने सोच में गुम था, बिना ये जाने कि इरा तो उसके लिए और भी कई सारे सजा सोच चुकी है। इरा भी अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी थी। उसने कुछ देर पहले भी ईशान के प्रोजेक्ट को अपना बनाया था। वो जानती थी ईशान के लिए ये कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। भले ही ये प्रोजेक्ट उसने ईशान को पनिशमेंट के रूप में उससे छीना था, लेकिन ये प्रोजेक्ट उसकी कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तभी कोई उसे बजाने उसके रूम में आता है जो उससे कहता है, नीचे नूतन जी उसका इंतजार कर रही है। वो नीचे जाती है जहां नूतन जी सोफे पर बैठी थी। उसे देखकर साफ पता रहा था उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। वो नूतन जी के पास जाती। नूतन जी इरा को देख थोड़ा इमोशनल होते हुए कहती है, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी, भले ही तुम मानो या न मानो। फिर सोफे से उठते हुए इरा के सर को प्यार से सहलाते हुए कहती है, मैं अभी तो फिलहाल कबीर के पास जा रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ मैंने तुम्हें मानना छोड़ दिया। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तब तक कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। फिर वो वहां से चली जाती है। इरा आंखों में आंसू के साथ नूतन जी देख रही थी। फिर वो अपने कमरे में दौड़ते हुए जाती है, अपने कमरे का गेट बंद कर वही नीचे बैठ जाती है, अपना सर अपने घुटनों में रख रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए बड़ी मोम, मैं चाह कर भी आप सबको माफ़ नहीं कर सकती। वो कुछ मेरे साथ हुआ वो कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं जब भी आप लोगों को देखती हूँ मुझे अपनी पुरानी लाइफ याद आ जाती है, जिसे मैं चाहते हुए भी नहीं भूल सकती। आप लोगों से दूर होके मैं भी तकलीफ में हूँ, लेकिन ये तकलीफ उस तकलीफ से ज़्यादा नहीं है जो आप लोगों के साथ रहकर मिलता। इरा इस वक्त बिलख बिलख कर रो रही थी। कृष्णा जो इरा के गेट के पास खड़ी थी, उसे भी इरा की रोने की आवाज़ आ रही थी, जिससे उसके भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो जानती थी इरा के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल था। जिनके साथ बचपन से रहे हो उन लोगों को खुद से दूर करना इतना पॉसिबल नहीं था। कृष्णा भी काम तकलीफ में नहीं थी। आज तो उसका सब कुछ ही उससे से दूर हो गया। वही जानती थी कैसे उसने खुद को अब तक संभला था। अगली सुबह कॉलेज में सभी लोग अपने अपने ग्रुप के साथ आज कॉलेज फेस्ट का लास्ट डे एंजॉय कर रहे थे। आज जितने भी ग्रुप परफॉर्मेंस होने वाले थे उनकी तैयारी हो रही थी, क्योंकि कुछ ही देर में कंपटीशन शुरू होने वाला था। गेस्ट और फैमिली मेंबर का आना शुरू हो गया था। आज कॉलेज में 2 दिनों के ज़्यादा भीड़ थी। साथ ही कॉलेज में हर जगह छोटे छोटे स्टॉल लगे थे जहाँ खाने का एक से बढ़कर एक इंतजाम किया गया था। कॉलेज में आए लोग अभी उन्हीं खानों का स्वाद चख रहे थे। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद सभी लोग ऑडिटोरियम में इकट्ठे होने लगे थे। इरा अभी अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ थी, तभी कोई इरा का नाम पुकारता है। वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, सामने अरण्य और निर्भय खड़े थे। इरा और बाकी सब उनके पास जाते हैं। इरा पूछती है, क्या आपने मुझे बुलाया था? जिस पर अरण्य कहता है, हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया था। इरा अरण्य से पूछती है, क्यों? जिस पर निर्भय जवाब देता है, अरे वो मैंने ही कहा था, मैं तो कृष्णा को ढूंढ रहा था लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो क्या तुम बता सकती हो कृष्णा कहाँ है? इरा निर्भय को देख कहती है, दी वो तो आज आई नहीं है। क्यों? कुछ काम था क्या आपको? जिस पर निर्भय अपने मन में कहता है, क्या जिसके लिए आया वो ही नहीं आई? फिर मुस्कुराते हुए इरा से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर वो अरण्य से कुछ बात कर वहां से
चला जाता है। इरा फिर अरण्य से कहती है क्या आपको कुछ काम है मुझसे? अरण्य पहले इरा को फिर उसके साथ खड़े उसके फ्रेंड्स को देख इरा से कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। फिर भी वहाँ से चला जाता है। मोना उन लोगों को जाते देख कहती है बड़े ही अजीब है, दोनों बिना कुछ बताए ही चले गए। थोड़ी दूर पर खड़ा ईशान भी निर्भय और अरण्य को इरा के सह बात करता देख लेता है। उसे ये अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने पहले ही इरा को बहुत कुछ कह दिया था, अगर उसने कुछ और लिया तो पता नहीं इरा क्या करेगी। ऑडिटोरियम में होस्ट आके सबका स्वागत करता है। फिर एक एक कर सभी ग्रुप को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है। सभी अपना परफॉर्मेंस बखूबी दे रहे थे, तभी होस्ट ईशान के ग्रुप का नाम अनाउंस करती है। और कॉलेज को तो बस उनके परफॉर्मेंस का ही इंतजार था, क्योंकि ईशान के ग्रुप का नाम आते हैं पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से खिल उठा। हर तरफ स्टूडेंट उनके नाम और उनका फोटो लेके अपना अपना जोश दिखा रहे थे। न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि हर एक बस एफडी ग्रुप का इंतजार कर रही थी। सारे लोग इंतजार कर ही रहे थे, तभी उन्हें स्टेज पर एफडी मेंबर आते हुए नजर आते हैं, जिससे उनका जोश और बढ़ जाता है। चैप्टर 44 किडनैप। सारे लोग काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ एफडी मेंबर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद स्टेज पर ईशान, इवान, करण, नवीन, अर्णव पांचों फुल स्वैग के साथ आ रहे थे। सभी ने एक जैसे कपड़े पहने थे, बस शर्ट का कलर चेंज था। सभी ने शर्ट फॉर्मल, पैंट ऊपर से जैकेट, फॉर्मल शूज। शर्ट के 2 बटन खुले थे जिससे उनका फेयर स्किन साफ नजर आ रहा था। सभी के बाल हेड पर आ रहे थे जो उन सबको एक सेक्सी लुक दे रहा था। पांचों ही टशन के साथ स्टेज पर आते हैं, जिसके साथ ही वो सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। ईशान सेंटर में आके गाता है, कोई कहे कहता रहे, कोई कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना। उसके आगे नवीन गाता है, कोई कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना, हम लोगों की ठोकर में है ये ज़माना। फिर इवान गाता है, जब साज है आवाज़ है फिर किस लिए हिचकिचाना। अर्णव आगे की लाइन गाता है, जब साज है आवाज़ है फिर किस लिए हिचकिचाना। करण गाने आगे आता है, ओह गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। बिगड़ दुनिया, ये लाइन नवीन गाता है, बिगाड़ने भी दो ये इवान जो उसके पास ही खड़ा था गाता है। झगड़े दुनिया, करण ईशान के पास जाके गाता है, झगड़ा भी करो। ईशान ये लाइन गाते हुए सभी के पास जाता है। लड़े जो दुनिया, अर्णव बीच में आते हुए गाता है, लड़ने भी दो हम अपनी धुन गाओ। ये लाइन सभी साथ में गाते हैं। दुनिया रूठे, इवान गाता है, रुथने डू। करण गाता है, बंधन टूटे। ईशान गाता है, टूटन दो। अर्णव गाता है, कोई छूटे। अर्णव गाता है, छूटने दो ना घबराओ। नवीन गाता है। सभी साथ में आगे की लाइन का डांस करते हुए गेट है, हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना। हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना। फिर सॉन्ग चेंज होता है। इसी के साथ पांचों लड़कियां स्टेज पर आती है। इरा, ईशानी, मोना, अभीरा और मिनी। पांचों में अनारकली सूट पहना था, बस फर्क इतना था उन सभी का कलर उनके डांसिंग पार्टनर के साथ मैच हो रहा था। इरा ईशान के पीछे खड़ी थी, ईशानी इवान के पीछे, मोना नवीन के, मिनी अर्णव के और अभिरा करण के पीछे खड़ी हो गई। इसी के साथ सॉन्ग शुरू होता है। लड़कियों ने अपने हाथों को बॉयज के दोनों कंधे पर थोड़ा साइड में झुक जाती है और बॉय थोड़ा सा पीछे मुड़ लड़कियों के तरफ देखता है। इरा गाती है, ज़ेहनसीब ज़ेहनसीब। ईशानी गाती है, तुझे चाहूँ बेतहाशा ज़हनासीब। ईशान इरा को सामने लाते हुए गाता है, मेरे करीब मेरे हबीब। इवान भी ईशान की आंखों में देखते हुए गाता है, तुझे चाहूँ बेतहाशा ज़हनासीब। मोना आगे आके थोड़ा सा घूम कर गाती है, तेरे संग बीते हर लम्हे पे हमको नाज है। अभीर करण के एक साइड पर अपने सर को रखते हुए गाती है, तेरे संग जो ना बीते उस पे ऐतराज है। मिनी अर्णव के चारों तरफ घूमते हुए गाती है, इस कदर हम दोनों का मिलना एक राज है। अर्णव मिनी के हाथों को पकड़ गाता है, हुआ अमीर दिल गरीब। नवीन मोना को खुद के पास लेट हुए गाता है, तुझे चाहूँ बेतहाशा ज़हनसीब ज़ेहनसीब ज़ेहनसीब। ईशानी इवान को पकड़ झुकते हुए गाती है, तुझे चाहूँ बेतहाशा ज़हनसीब। अभीरा करण की तरफ देखते हुए गाती है। पांचों कपल बहुत ही ब्यूटीफुल सा डांस कर रहे थे, किसी की नज़रें नहीं हट रही थी सिवाय एक के, वो था अरण्य। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इरा और ईशान को साथ देखना। ईशान इरा को उसकी कमर से पकड़ ऊपर उठा देता है, जिसके साथ ही इरा गाती है, दुनिया से लेना देना नहीं मेरा बस तुझसे काम है। मिनी अर्णव के साथ कपल डांस करते हुए गाती है, यारा तेरी अंखियों की शहर में सब इंतज़ाम है। ईशानी ईशान के साथ डांस करते हुए गाती है, खुशियों का एक टुकड़ा मिले या मिले गुम की खुर्शाने।
मोना नवीन के साइड में डांस करते हुए गाती है, यारा तेरे मेरे खर्चे में। दोनों का ही एक दाम है। ईशान इरा के पीछे से उसके हाथों को पकड़कर गाता है, होना लिखा था यूं ही जो हुआ हाँ होते होते अभी अनजाने में हो गया। करण अभीरा को थोड़ा सा पास लाके उसके बालों को उसके कानों में फंसाते हुए गाता है, जो भी हुआ हुआ अजीब तुझे चाहूं बेतहाशा जहनासीब। ईशानी इवान से दूर हटकर मुस्कुराते हुए गाती है और उसके साथ इवान भी गाता है, जेहनसीब जेहनसीब। मोना और नवीन साथ गाते हैं, तुझे चाहूं बेतहाशा जहनसीब। करण और अभीरा साथ गाते हैं, हुआ अमीर दिल गरीब। मिनी और अर्णव साथ गाते हैं, तुझे चाहूं बेतहाशा जहनसीब। लास्ट में इरा और ईशान गाते हैं, जेहनसीब जेहनसीब तुझे चाहूं बेतहाशा, तुझे चाहूं बेतहाशा। जेहनसीब। हर तरफ एक जोरदार ताली की आवाज़ से सभी कपल अपने डांस से बाहर आकर थैंक यू कहते हुए चले जाते हैं। इन लोगों का डांस लास्ट होने के कारण सब धीरे धीरे जाने लगते हैं और इसी के साथ कॉलेज फेस्ट खत्म होता है। इरा चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो उसे कोई नहीं दिखता, तो वो समझ जाती है सब बाहर गए होंगे, इसलिए वो भी अपना पर्स लेते हुए बाहर चली जाती है। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आता है जिसमें उसे एक वीडियो भी दिखता है। जब इरा वीडियो प्ले करती है तो काफ़ी हैरान रह जाती है। वो जल्दी से पार्किंग एरिया में जाके अपनी कार लेके चली जाती है। थोड़ी देर बाद इरा अपनी कार को एक सुनसान एरिया में रोकती है, वहां बस उसे एक टूटा फूटा घर दिखता है। आसपास सिवाय जंगल के कुछ भी नहीं था। इरा संभालते हुए उस घर की तरफ बढ़ने लगती है। उस घर से सामने पहुंचकर धीरे से घर का दरवाजा खोल इरा अंदर जाती है। जगह जगह पर मकड़ी के जले थे, उसे देख साफ लग रहा था वहां कोई नहीं रहता। तभी इरा को महसूस होता है कोई उसके पीछे है। इरा जल्दी से साइड में हटते हुए अपने पीछे से वार कर रहे आदमी का हाथ पकड़ लेती है और उसे ट्विस्ट करते हुए तोड़ देती है, जिसके साथ ही उस इंसान की चीख उस घर में गूंजने लगती है। लेकिन वो अकेला नहीं था, क्योंकि कुछ ही देर में वहां कई सारे आदमी दिखने लगते हैं और उन सभी के हाथ में हथियार थे। सब एक साथ इरा पर हमला करते हैं, लेकिन इरा कोई कच्ची खिलाड़ी तो थी नहीं, उसने बिजली की रफ्तार से उन सबको डोज करते हुए उन्हें मार रही थी। कुछ ही मिनट में वो सारे आदमी जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। इरा अपने पैरों के पास से चाकू निकलते हुए नीचे पड़े एक आदमी के गले में चाकू रखते हुए कहती है, अब जल्दी से बताओ, कहाँ लेके गए हो मेरे दोस्तों को और किसके कहने पर तुमने मुझ पर और मेरे दोस्तों पर हमला किया? और एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे झूठ बोलने वाले से सख्त नफरत है, तो जल्दी बताओ कहाँ है वो सब, क्योंकि यहाँ वो लोग नहीं ये तो कन्फर्म है। इरा उन लोगों के कुछ बोलने का वेट कर रही थी, तभी वो देखती है उनके मुंह में कुछ है जिसे चबाने से उनकी मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर इरा के सीक्रेट गार्ड आ जाते हैं। इरा अपने गार्ड को कहती है, पता करो मेरे टीम मेंबर कहाँ है, इस पूरे एरिया को अच्छे से स्कैन करो, कुछ न कुछ क्लू जरूर मिलेगा। कह वो जाने लगती है, तभी उन मारे हुए लोगों में से किसी का फ़ोन बजने लगता है। इरा अपने गार्ड को इशारा करती है, वो गार्ड हाँ में सर हिलाते हुए फ़ोन इरा को पकड़ा देता है। इरा पाने कान से लगा दूसरी तरफ की बातें सुनने लगती है। फोन के उस तरफ से जो कोई भी, उसने अपने आवाज को कुछ इस तरह से बना लिया था जिससे ये जानना मुश्किल था कि वो औरत है या मर्द। वो इंसान कहता है, क्या काम हो गया? जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता है अचानक हंसने लगता है। इरा उसकी हंसी सुन फोन पर अपनी पकड़ कस लेती है, उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया था। फोन पर वो इंसान कहता है, इरा मल्लिक हाउ आर यू, चलो मैं ही बता देता हूँ, मुझे पता है तुम ठीक नहीं होगी, आखिर अपने दोस्तों के बिना तुम्हारी हालत का अंदाजा मुझे हो सकता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो अभी बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन कब तक ये नहीं पता। इरा अपने गुस्से को कम करते हुए कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? जिस पर वो इंसान कहता है, यही बात तो मुझे तुम्हारी पसंद है, मुझसे ये न पूछकर कि तुम कौन हो, सीधे मुद्दे पर आ जाती हो। इरा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है, बकवास बंद करो और बोलो क्यों मेरे फ्रेंड्स को किडनैप किया है, जरूर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो बोलो। इरा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, बार बार उसके सामने पिछले लाइफ की मेमोरी आ रही थी जहां उसने अपने दोस्तों को खो दिया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था क्यों आज वो अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो शख्स एक मकारी बारी हंसी हंसते हुए कहता है, तो ठीक है चलो बता ही देता हूँ, क्या चाहिए मुझे तुमसे? तुम्हारे डैड ने 21 साल पहले ब्राज़ील गए थे, वहाँ उसे कुछ ऐसा मिला है जो मुझे चाहिए, तो बस वो चीज़ मुझे, तो अपने दोस्तों को मुझसे ले जाओ। इरा उस इंसान की बात सुन कंफ्यूज होते हुए पूछती है,
मेरे डैडा को क्या मिला था और ऐसा क्या है जिसके लिए तुम आज तक उसे पाने में लगे हुए हो, और वैसे भी मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो, क्या तुम कुछ बता सकते हो? वो इंसान अब गुस्सा करते हुए कहता है, ए लड़की, जितना तुमसे कहा जा रहा है उतना करो। अगर तुझे अपने दोस्तों के प्यार है तो जितनी जल्दी हो सके वो चीज़ मुझे मिल जानी चाहिए, वरना इतना कह वो फ़ोन काट देता है। इधर इरा अब गुस्से में अपने हाथ में रखा फ़ोन टूट देती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था उस इंसान को क्या चाहिए। इरा अपने कार लेके सीधे ऑफिस जाती है। वहां पर जितने भी ऐसे एम्प्लॉय थे जो उसके डैड के साथ काम करते थे उन सबको बुलाती है, सभी से उस चीज़ के बारे में पूछती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। वो अपने केबिन में बैठी अपने डैड को याद कर रही थी, तभी उसे ख्याल आता है। वो खुद से बोलती है, ये तो कन्फर्म है, ज़रूर वो चीज़ काफ़ी कीमती है, साथ ही ऐसी जगह है जहाँ कोई भी इतनी आसानी से उसका पता नहीं कर सकता, लेकिन कोई तो होगा जिसे पता हो उस चीज़ के बारे में। लेकिन कौन? तभी उसे नीलेश जी का ध्यान आता है, क्योंकि नीलेश जी और अभिक जी एक अच्छे दोस्त के साथ बिजनेस पार्टनर भी थे। इरा अपनी कार लेके आहूजा विला निकल जाती है। इधर कोई इंसान इरा की कार को जाते हुए कहता है, हाँ वो कहीं गई है, अभी मेरे आदमी उसके पीछे है, जल्दी पता चल जाएगा वो कहाँ जा रही है। इरा कार में ही थी तभी उसके नए फ़ोन, क्योंकि पुराना तो तोड़ दिया, उस पर एक मैसेज के साथ लोकेशन आती है, जिसे देख उसकी आंखें चमक जाती है। और जैसे ही इरा अपने कार को टर्न करने वाली थी, उसे अपने रिव्यू मिरर में दो बाइक और एक कार दिखती है, जिसे देख उसे समझते देर नहीं लगती कोई उसका पीछा कर रहा है। इरा के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो टर्न करते हुए अपनी कार को फुल स्पीड में रोड पर दौड़ा रही थी। धीरे धीरे उसकी कार जंगल की तरफ जा रही थी, जिसके साथ ही वो अपनी कार की स्पीड और भी बढ़ा देती है। पीछे आने वाली कार भी अपनी स्पीड को बढ़ा देती है। तभी उन लोगों को एहसास होता है वो लोग खाई की तरफ जा रहे हैं, जिससे उन जन हलक में अटक जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो गई थी, को चाह कर भी अपनी कार को स्लो नहीं कर सकते थे। वही आगे की कार में बैठी इरा जैसे ही खाई के करीब जाती है, अपनी कार को 180 डिग्री टर्न करते हुए खाई से पीछे हो जाती है, और उसके पीछे से आने वाली कार और बाइक सीधे खाई में गिरते हैं। इरा अपनी कार को रोकते हुए ये सब देख रही थी। अभी भी उसके होठों पर एक डेविल स्माइल बनी हुई थी। एक जगह पर कुछ लोगों को बांध कर रखा गया था। ये सब कोई और नहीं, इरा के फ्रेंड्स ईशानी, नील, मोना, मनन थी। सभी के हाथ और पैर को काफी टाइट से बढ़ा गया था, साथ ही उसके बॉडी पर चोटों के निशान थे, जिसमें से थोड़ा थोड़ा खून अभी भी बह रहा था। तो कुछ सूख चुके थे। वो सभी अभी कुछ देर पहले ही होश में आए थे। मोना अपनी हाथ की रस्सी को हिलाते हुए कहती है, साले ने काफी कसकर बंधा है, बाय गॉड, बस यहाँ से फ्री हो जाने दे, उसे भी इसी तरह बांध कर रखूंगी। नील मोना की बात सुन कहता है, तुझे रस्सी की पड़ी है? मेरा सोच, मेरे हैंडसम चेहरे पर कितनी चोट आई है, कहीं मेरी हैंडसम नेस न खत्म हो जाए, कहकर झूठा रोने लगता है वही ईशानी, जिसने अपने पैरों के रस्सी को खोल लिया था। नील के पैरों पर मरते हुए कहती है, चुप कर, यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ और तुझे अपने चेहरे की पड़ी है। ईशानी की बात सुन मोना कहती है, हाँ मैं तो भूल ही गई है, मुझे भी भूख लगी है, क्या सोचा था सब मिलकर पार्टी करेंगे और यहाँ इन चिलगोजों के कारण यहाँ पड़ी हूँ। मनन उन सब की बात सुन इरिटेट होते हुए कहता है, बस करो तुम लोग, बस बकवास करा लो, तुम लोगों से ये नहीं कि अपनी रस्सी को खोल यहाँ से बाहर जाए। मनन की बात सुन सभी के मुंह बन जाते हैं। मनन अपने पास से चाकू उन लोगों की तरफ देते हुए कहता है, लो जल्दी खोलो खुद को, लेकिन कोई भी वो चाकू नहीं लेता है, जिस पर मनन सबको देखता है। वो लोग एक साथ कहते हैं, क्या बस तुम ही अपने हथियार लेके चलते हो? इतना कह वो सभी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। उन लोगों के हाथ में अपने वेपन थे जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे, उन्हें पता था काफ़ी भी कुछ भी हो सकता है। मनन चाकू उठाते हुए कहता है, तो ठीक है चलो, उन्हें बता है डेविल मून ग्रुप से पंगा लेने से क्या होता है। दोनों लड़कियां धक्के मरकर दरवाजा खोल देती है। सामने ही कुछ 5 लोग अपने हाथों में बंदूक लिए खड़े थे, लेकिन जब तक वो चलते वो चारों लाइट की स्पीड के उन्हें मार देते हैं। वो चारों मारे हुए लोगों के बंदूक छीन लेते हैं। धीरे धीरे ईशानी, नील, मनन, मोना ने वहां मौजूद लगभग सभी लोगों को खत्म कर दिया था। क्योंकि वो काफ़ी लोग थे इसलिए वो सारे थक गए थे, साथ ही वो पहले भी कमज़ोर थे, तो वही बैठ जाते हैं। कुछ टाइम हुआ ही था तभी उन लोगों के पास कुछ लोग आने लगते हैं, चारों पर बंदूक रख उन्हें अपने हथियार को छोड़ने का कहते हैं। वो चारों अब कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए अपने हथियार नीचे रख देते हैं। तभी उन लोगों के पास
एक मास्क में ढका एक इंसान आता है, उन चारों को अपने घुटने पर बैठने को बोल वहां रखी एक चेयर पर बैठ जाता है। उन चारों को देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम चारों ने मेरे लगभग 50 लोगों को मार दिया, लेकिन तुम सब तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक इरा मुझे वो चीज़ ला कर नहीं देती है। वो चारों उसकी तरफ कन्फ्यूजन से देखने लगते हैं। फिर वो आदमी कहता है, लेकिन तुम चारों ने मेरे लोगों को मारकर अच्छा को बिल्कुल नहीं किया, जिसकी सजा को मिलेगी। फिर अपने आदमी में एक से कहता है, इन चारों की एक एक अंगुली काट दो। जिस पर डरते हुए नील कहता है, क्या ये क्या कह रहे हो, क्या कोई हम सब्जी है जिसे काटने के लिए बोल रहे हो? जिस पर वो आदमी हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं तुम लोगों की अंगुली तुम्हारी दोस्त को गिफ्ट करूंगा, जिसे वो मेरा काम जल्दी करेगी। फिर अपने आदमी को इशारा करता है, उसके लोग अपने हाथ में काटना ब्लेड लेके उन चारों की तरफ बढ़ने लगता है। सबसे पहले मनन का हाथ पकड़ता है और जैसे ही अपना ब्लेड चलने वाला था तभी एक गोली सीधे उसके सर के बीचों बीच लगती है, जिसके साथ ही उसकी सांसें रुक जाती है। सभी सामने देखते हैं और वो मास्क मैन उन इंसान को देख शॉक हो जाता है। क्या आप लोग गैस कर सकते हैं कौन है वो इंसान? तो मिलते हैं चैप्टर 45 राघव की बातें। सभी सामने देखते हैं जहां इरा बहुत ही स्टाइल से अपने हाथ में पकड़े गन से सामने मरे हुए आदमी को देख रहे थे। इरा के दोस्त उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। वही वह मास्क में बैठा हुआ आदमी अपने सामने इरा को देख शॉक रह जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर इरा इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गई। इरा के साथ उसके सीक्रेट गार्ड धीरे धीरे अपने हाथों में गन लेकर अंदर आते हैं। दोनों ही टीम के बीच लड़ाई शुरू हो गई। इरा बचते बचाते अपने दोस्तों के पास जाती है। उसके दोस्तों की हालत बहुत खराब थी। इरा उन्हें अपने गाड़ी के पास ले जाकर उसमें बिठाकर अपने गार्ड को हॉस्पिटल लेकर जाने को बोलती हैं और खुद उस मास्क मैन के पास पीछे चली जाती है। वह मास्क मैन फ़ोन से किसी को कॉल करता है। उसे आदमी के फ़ोन उठाने पर वह अपने घबराई हुई आवाज़ में कहता है, इरा मल्लिक पहुंच गई है, वह अपने दोस्तों को भी यहाँ से ले गई है और हमारे सभी आदमी को मार भी दिया है। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। तभी कोई उसे एक लात मार के ज़मीन पर गिरा देता है। वह कोई और नहीं बल्कि इरा ही थी। इरा उस आदमी का फ़ोन उठाती है और एक पैर नीचे गिरे हुए उस आदमी के सीने पर रखती है। फ़ोन को अपने कान के पास लाते हुए कहती है, क्या लगा था तुम्हें? तुम मुझे इरा मल्लिक को किसी भी तरह से ब्लैकमेल कर सकते हो? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम भी वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा ये भाड़े के टट्टू जा रहे हैं। कहकर इरा गुस्से में उसे फ़ोन को वहीं पास में फेंक देती है। इरा अपने नीचे पड़े हुए आदमी के पास जाके उसका मास्क हटाती है। वो गुंडा एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। इरा उसके मुंह पर 5 मरती है, जिससे उस गुंडे के मुंह से खून निकलने लगता है। थोड़ी देर तक उसकी अच्छे से धुलाई करने के बाद इरा उसके सामने बैठ जाती है। वही वो गुंडा इरा को खुद के पास बैठा देख हैरान रह जाता है, लेकिन इरा द्वारा मर खाने की वजह से कुछ बोलता नहीं है। इरा उस गुंडे से कहती है, मैं बस एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जवाब मुझे किसी भी हालात में चाहिए, तो बताओ वो कौन है जिसके कहने पर तुमने मुझे और मेरे दोस्तों पर अटैक किया? वो गुंडा इरा का सवाल सुन कहता है, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें कुछ भी बताऊंगा? अगर है तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कहकर वो गुंडा अपना मुंह इरा से फेर लेता है। वही इरा उस गुंडे को लड़कियों की तरह जिद और मुंह फेरते हुए देखती है तो पहले हैरान रह जाती है, लेकिन फिर जोर जोर से हंसने लगती है। वही वो गुंडा इरा को खुद पर हंसता देख कंफ्यूज हो जाता है। इरा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, तुम सच में क्रिमिनल ही हो या बस ऐसे ही जबरदस्ती बन गए? उसकी बात सुन वो गुंडा चिढ़ते हुए कहता है, क्यों तुम्हें अब तक पता नहीं चला? आखिर मैंने तुम्हारे दोस्तों की हालत मरने जैसी कर दी है, फिर भी तुम ये कह रही हो? इरा उस गुंडे की बात सुन अपना चेहरा सख्त कर लेती है। फिर अपने फ़ोन से किसी को कुछ मैसेज कर थोड़ी देर रुकती है। वही वो गुंडा समझ नहीं पा रहा था आखिर इरा कर क्या रही है, और वो वहां से भाग भी नहीं सकता था। आखिर इरा ने उसे अच्छे से धोया था, उसकी हालत तो चलने लायक तो बिल्कुल नहीं थी। थोड़ी देर में इरा के फ़ोन में एक वीडियो आता है जिसे देख उसके होठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो उस गुंडे को अपने फ़ोन में आए वीडियो को दिखाती है, जिसे देख उस गुंडे की हालत खराब हो जाती है, साथ ही उसकी आंखें भी नम हो गए। वो गुंडा घबराते हुए कहता है, प्लीज़ उसे कुछ मत करना, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसमें इसका कोई दोष नहीं है, प्लीज़ उसे कुछ मत करना। कहकर वो इरा के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है।
इरा उसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ जब अपने पर बात आई तब तुम्हें पता चला दर्द क्या होता है, और जब तुमने मेरे दोस्तों को मरने की कोशिश की तब तुमने सोचा था उनकी फैमिली को कितना दुख होगा। फिर वीडियो की तरफ देखते हुए कहती है, भाई है न तुम्हारा अभी बस 15 साल का, जिसे बिल्कुल भी नहीं पता उसका भाई जिसे वो अपनी दुनिया मानता है वो एक क्रिमिनल है, जिसे दूसरे के तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही सच्चाई है न तुम्हारी। इरा की बात सुन गुंडा अपना सर झुका लेता है। इरा फिर से कहती है, क्या हो अगर तुम्हारे भाई को तुम्हारी सच्चाई बता दूं। वो गुंडा अपना सर उठा के इरा को देखता है, उसकी आंखों में साफ घबराहट दिख रही थी। वो गुंडा लगभग रोते हुए कहता है, नहीं प्लीज मेरे भाई को मेरे बारे में कुछ मत बताना, मैं उसे इस सब से दूर रखता हूँ। अगर उसे मेरे बारे में पता चला तो वो सह नहीं पाएगा। इरा उस गुंडे से कहती है, ठीक है मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे सवाल का जवाब देना होगा। इरा की बात सुन वो गुंडा चुप हो जाता है। तभी उसे अपने भाई का ख्याल आता है तो वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, सच कहूँ तो मैंने भी आज तक उसका चेहरा नहीं देखा है। वो मेरे सामने पहली बार तब आया था जब मुझे किसी के साथ की जरूरत थी। इरा अभी भी उस आदमी की तरफ देख रही थी, जैसे जानना चाह रही थी आखिर क्या सच में ये सच कह रहा है। वो गुंडा जब इरा की ऐसी नज़र देखता है तो समझ जाता है इरा क्या सोच रही है, इसलिए इरा को अपने बारे में बताने का सोचता है। वो कहता है, फ्लैशबैक। वो गुंडा जिसका असली नाम राघव था, लगभग 5 साल पहले उसके एक अपने ही आदमी ने धोखा दे दिया था, जिससे उसकी जान लगभग चली ही गई थी। लेकिन तभी उसकी लाइफ में एक फरिश्ते की तरह कोई आता है। जब राघव एक जंगल जैसे एरिया में अपनी मौत के इंतजार में था, तभी लगभग 10 साल का धीरज खेलते हुए वहां पहुंच जाता है। वो राघव को देख लेता है जिसकी हालत बहुत बुरी थी। धीरज अपने माँ डैड को बुलाता है जो राघव की हेल्प करते हैं। फिर कुछ महीनों में राघव बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन इन्हीं महीनों में राघव उन सभी से घुल मिल गया था। वैसे भी उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, और जो थे वो उसे मरने की कोशिश की थी। इसलिए जब छोटे से धीरज ने राघव को अपने साथ रहने के लिए कहा था, वो खुशी खुशी मान गया। उसके बाद से उसने अपने पुराने काम करना छोड़ दिया। लेकिन लगभग 2 साल बाद किसी ने धीरज के माँ और डैड को मर दिया, और उसके बाद वो लोग धीरज को भी मरने की कोशिश कर रहे थे, जिसे राघव ने बचा लिया। राघव के पता करने पर मालूम हुआ ये सब धीरज के डैड के पास जो प्रॉपर्टी था उसके लिए कर रहे थे, क्योंकि उनके जाने के बाद वो सब धीरज का ही था। क्योंकि वो लोग पावरफुल थे, इसलिए राघव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी उसकी लाइफ में वो आदमी आता है जिसने इरा को ब्लैकमेल किया था। वो राघव को ऑफर देता है, अगर वो उसके साथ मिलकर काम करेगा तो वह उसकी हेल्प करेगा उन लोगों के बचने में। तब से ही राघव उस आदमी के लिए काम कर रहा है, जिससे दुनिया की नज़रों में वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। अपनी सारी कहानी कहने के बाद राघव कहता है, जो कुछ भी तुम्हारे दोस्तों के साथ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, न कि मेरा भाई। तो प्लीज़ उसे इन सब में मत घसीटो, चाहे तो मुझे तुम मार दो। इरा राघव की बात सुन कहती है, ठीक है बस मेरे सवालों का जवाब से दो। क्या तुम्हें पता है वो इंसान आदमी है या औरत? जिस पर राघव थोड़ा सोचते हुए कहता है, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा नहीं मिला हूँ। वो बस फ़ोन पर ही काम देता है, लेकिन मैं जितनी बार मिला हूँ उसमें मुझे लगा मैं किसी आदमी से मिल रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से वो बात करता था उससे से मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी औरत से बात कर रहा हूँ। इरा राघव की बात सुन अपने मन में सोचती है, जितना मैं इस पहेली को समझने की कोशिश कर रही हूँ ये उतना ही उलझ रहा है, और शायद इसमें कोई एक कल्प्रीट नहीं है, कई सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। फिर राघव से कुछ बात करती है और इरा वहाँ से चली जाती है। तभी एक गुन शॉट की आवाज़ आती है हॉस्पिटल में। इरा मुंबई के सबसे हॉस्पिटल में आती है जहाँ उसके दोस्तों का इलाज चल रहा था। जहाँ उनका इलाज चल रहा उस फ्लो पर जाने के बाद वहाँ कई सारे लोग मिलते हैं। उन सबको देख इरा चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ सभी के फैमिली मेंबर थे। इतना ही नहीं, वहाँ तो नूतन जी भी थी जिनकी नज़र इरा पर गई तो वो जल्दी से इरा के पास जाती है। वो इरा का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहती है, इरा बच्चा आप ठीक तो है? ये कहीं आपको भी तो चोट नहीं आई है? और इरा को चेक करने लगती है। वही बाकी सबने भी नूतन जी की बात सुन इरा
की तरफ देखा। ईशान की भी नज़र इरा पर गई। वो इरा की तरफ जाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ उसकी माँ दिव्या जी उसके कंधे पर अपना सर रखे हुए है। तभी नूतन जी घबराते हुए कहती है, इरा ये आपके हाथ को क्या हुआ? जिस पर इरा अपने हाथ को देखती है जहाँ से खून बह रहा था। वो याद करने की कोशिश करती है उसे ये चोट कहाँ लगी। तब उसे याद आता है जब वो ईशानी को बाहर निकल रही थी तब किसी ने उनकी तरफ गोली चला दी थी, जिसे इरा ने ईशानी को बचाते हुए डोज तो किया था लेकिन गोली उसकी हाथों को छू कर निकली थी। बाकी सब भी इरा के हाथ की तरफ देखते हैं जहां से खून बहना बंद नहीं हो रहा था। नूतन जी पास से गुजर रही नस को रोकते हुए इरा के हाथ का बैंडेज करने को कहती है। इरा उस नस के साथ चली जाती है क्योंकि वो जानती थी अगर वो यहाँ रुकी तो सभी के सवाल के जवाब उसे देने होंगे, जो फिलहाल इरा नहीं करना चाहती थी। उसे थोड़ा आराम चाहिए थे। इरा के साथ नूतन जी भी जाती है। वो इरा को यूं अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी। जब इरा का बैंडेज हो जाता है तब नूतन जी उससे पूछती है, इरा क्या आप बता सकती है आखिर क्या हुआ आप लोगों के साथ? लेकिन इरा नूतन जी को कोई जवाब देने के बजाय उनसे उल्टा पूछती है, क्या आप बता सकती है आप लोगों को कैसे मालूम हुआ? हम हॉस्पिटल में हैं। नूतन जी कहती है, मैं तो किसी काम की वजह से दिव्या के यहाँ गई थी तभी उसे किसी का फ़ोन आया जिसने कहा ईशानी हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब हम हॉस्पिटल आए तो पता चला न सिर्फ ईशानी, उनके साथ नील, मनन और मोना भी है। हमने फ़ोन कर उनके फैमिली मेंबर को भी बुला लिया लेकिन हमें आपकी चिंता हो रही थी। आखिर आप भी उनके साथ ही रहती है तो अब बताए क्या हुआ आप लोगों के साथ? इरा बिना किसी भाव के कहती है, बड़ी माँ आप मेरी चिंता न करें क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलने वाला। और रही बात हम लोगों के साथ क्या हुआ वो हम बाद में बताएंगे, फिलहाल आप घर जाइए। नूतन जी इरा का बेरुखीपन देख उदास हो जाती है, साथ ही उनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, इसलिए वो एक बार इरा के सर पर हाथ रख चली जाती है। इरा वार्ड से बाहर आती है तब तक डॉक्टर ने कह दिया था सब अब बिल्कुल ठीक है, कुछ घंटे में होश भी आ जाएगा। इरा उन लोगों के पास जाती है तभी दिव्या जी एक जोरदार थप्पड़ इरा को मरती है जिससे कुछ टाइम के लिए इरा को कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है। सभी लोग दिव्या जी इस हरकत से शॉक रह जाता है। ईशान भी अपनी मोम को इरा को थप्पड़ मरते देख सदमे में था।